चर्चा की शुरुआत एक जाने पहचाने, शायद कुछ ज्यादा ही जाने पहचाने अनुभव से करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप गाड़ी चलाकर कहीं पहुंचे और आपको याद ही नहीं कि आप वहां कैसे पहुंचे? हाँ बिल्कुल। कौन से मोड़ लिए, कौन सी गाड़ियां गुजरी, मतलब कुछ भी याद नहीं। शरीर तो आपका उस कार में था, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ थे, पर मन मन तो कहीं और ही भटक रहा था। इसे ही ऑटो पायलट मोड कहते हैं ना। बिल्कुल। ये जो ऑटो पायलट मोड है, जहां हम काम तो करते हैं पर उस पल में मौजूद नहीं होते, ये हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है। आज हम इसी भटके हुए मन को, इस फिसलन को साधने की कला पर एक गहरी नजर डालेंगे। और इसके लिए हम थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के शुरुआती विचारों का सहारा लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी काम को करने की प्रक्रिया उसके नतीजे से कहीं ज्यादा जरूरी और सुकून देने वाली हो सकती है। और ये बेचैनी हम सब जानते हैं, वो एक अंदरूनी आवाज जो कहती रहती है कि जब मेरा वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगी। हाँ, या बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर आराम मिलेगा। हम हमेशा अगली मंजिल के इंतजार में जीते हैं। किताब के लेखक स्टर्नर खुद एक संगीतकार थे और वो बताते हैं कि कैसे पियानो का रियाज करना उन्हें एक बोझ जैसा लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान हमेशा एक महान पियानो वादक बनने के नतीजे पे था, रियाज करने की प्रक्रिया पे नहीं। अच्छा, तो वो सीखने का दौर एक सजा जैसा था और मंजिल ही एकमात्र इनाम। बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही आम जाल है जिसे हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड या नतीजे पर आधारित मानसिकता कहते हैं। इसमें हमारी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भविष्य के किसी ख्याल में, किसी नतीजे में खर्च होती है, वर्तमान के काम में नहीं। और इसी से वो फिसलन शुरू होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, और इस सोच से कई बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक है अस्थिर आत्ममूल्य, फ्रैजाइल सेल्फ वर्थ। अस्थिर आत्ममूल्य, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब थोड़ा और समझाएंगी इसे? इसका मतलब है कि हमारी खुशी, हमारी अपनी कीमत वो बाहरी नतीजों से जुड़ जाती है। ओके। लक्ष्य पूरा हुआ तो हम जश्न मनाते हैं, खुद को सफल समझते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो गहरी निराशा में डूब जाते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान एक धागे से बंध जाता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, नतीजों के हाथ में होता है। ये तो बहुत सच है। ये कुछ वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के बाद बार बार लाइक्स चेक करना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। हर लाइक के साथ खुशी बढ़ती है और अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले तो लगता है कि शायद पोस्ट ही खराब थी या शायद हम ही उतने दिलचस्प नहीं हैं। और हम लगातार एक भावनात्मक उतार चढ़ाव में जीते रहते हैं। हाँ। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही हमें दूसरी समस्या की ओर ले जाता है, लगातार चिंता और अधीरता। जब हमारा मन हमेशा वहां होता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो वर्तमान पल यानी वो रास्ता जो हमें वहां ले जा रहा है, हाँ, वो रास्ता एक रुकावट या बोझ लगने लगता है। हम बस उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहते हैं। और यहीं से अधीरता, चिड़चिड़ाहट और निराशा जन्म लेती है ना? बिल्कुल। काम एक आनंददायक यात्रा नहीं बल्कि एक थका देने वाली दौड़ बन जाता है। और इस दौड़ में हम उस रास्ते की खूबसूरती को देखना ही भूल जाते हैं। हाँ, और यही तीसरी और सबसे गहरी समस्या है, अनुभव से पूरी तरह दूरी बना लेना। हम शारीरिक रूप से काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से हम वहां होते ही नहीं। हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते हैं, बस उसे पूरा कर रहे होते हैं। हम उस यात्रा का असल अनुभव, उसमें सीखने की छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ खो देते हैं। तो ये तो एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब किसी ना किसी तरफ फंसे हुए हैं। ये एहसास कि जिंदगी बस भागे जा रही है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो फिर स्टर्नर इससे निकलने का कोई रास्ता बताते हैं? इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? वो बताते हैं, और समाधान उतना ही सरल है जितना ये जाल जटिल है। स्टर्नर इसे द प्रैक्टिसिंग माइंड यानी साधक मन कहते हैं। साधक मन, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो शांत है, जो पूरी तरह से वर्तमान में जीती है और जिसका ध्यान लेजर की तरह सटीक और केंद्रित होता है। और जहां तक मुझे याद है, उन्हें साधक मन का एहसास अपने संगीत से नहीं बल्कि एक बहुत ही मैकेनिकल काम से हुआ था, है ना? बिल्कुल। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। स्टर्नर एक पियानो टेक्नीशियन का काम भी करते थे। एक बार वो एक बड़े कॉन्सर्ट पियानो को ठीक कर रही थीं, जिसमें सैकड़ों तार होते हैं। बाप रे। शुरू में उनका ध्यान इस बात पर था कि ये काम खत्म कब होगा। उनका मन लगातार हिसाब लगा रहा था, अभी 199 तार और बचे हैं, अभी 150 बचे हैं। ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, और इस सोच से उन्हें तनाव और बेचैनी हो रही थी। मैं ये महसूस कर सकता हूँ।
वो हर बचे हुए तार के साथ और ज्यादा बोझिल महसूस कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस विशाल लक्ष्य को, यानी पूरे पियानो को ठीक करने के लक्ष्य को अपने दिमाग से निकाल दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक तार पर लगाया। सिर्फ एक पर? बस एक पर। रिंच की पकड़ कैसी है, तार का कंपन कैसा महसूस हो रहा है और सुर के सटीक होने पर कैसी आवाज आ रही है, बस। और नतीजा क्या हुआ? जिस पल उन्होंने ऐसा किया, उनका सारा तनाव गायब हो गया। वो उस एक पल में, उस एक काम में पूरी तरह डूब गई। और हैरानी की बात यह है कि उनका काम न सिर्फ बेहतर हुआ, बल्कि असल में ज्यादा जल्दी भी खत्म हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा चिंता में नहीं बल्कि काम में लग रही थी। नतीजा अपने आप आता चला गया। उन्होंने मंजिल को देखना बंद किया और अपने कदमों पर ध्यान दिया। तो मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य को पूरी तरह भूल जाओ, बस अपने ध्यान का दायरा उस एक कदम तक छोटा कर लो जो तुम अभी उठा रहे हो। बिल्कुल सही। लक्ष्य दिशा के लिए जरूरी है, पर ध्यान प्रक्रिया पर होना चाहिए। और ये कोई नया विचार नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पूर्वी दर्शन, खासकर बौद्ध परंपरा में सती की धारणा है। सती? सती का मूल अर्थ है याद रखना, यानी जब भी मन भटके तो वर्तमान पल में वापस लौटने की याद। अच्छा। इसी तरह ज़ेन में शोशन या बिगिनर्स माइंड की धारणा है, यानी हर काम को एक नौसिखिया की तरह पूरी उत्सुकता और बिना किसी पूर्व धारणा के करना। स्टर्नर ने बस इन्हीं सदियों पुराने सिद्धांतों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक व्यावहारिक ढांचा दिया है। तो सवाल ये है कि हम इस साधक मन को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में साधते कैसे हैं? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसे करे कैसे? शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर एक ऑब्जर्वर यानी साक्षी को जगाने से। साक्षी? ये हमारे अंदरता वो हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं को बिना जज किए, बिना उनमें बहे, बस दूर से देख सकता है। स्टर्नर एक रथ का बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। हाँ। घोड़े हमारे बेचैन विचार हैं जो हर दिशा में भागना चाहते हैं। रथ हमारा शरीर है और सारथी हमारी जागरूकता या साक्षी है। ज्यादातर लोगों का सारथी सोया रहता है और घोड़े रथ को जहां चाहें खींच कर ले जाते हैं, कभी अतीत की चिंता में, कभी भविष्य के डर में। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है, एक सूता हुआ सारथी, और हम सब ने महसूस किया है जब हमारे विचार हमें कहीं का कहीं ले जाते हैं। तो इस सारथी को जगाएं कैसे? उस सारथी को जगाने और उसे लगाम थामने के लिए ही स्टर्नर 4 सरल नियम बताती हैं, जो इस पूरी सोच का आधार हैं। पहला, खुद को प्रक्रिया केंद्रित रखें। कीप योरसेल्फ प्रोसेस ओरिएंटेड। ध्यान नतीजे पर नहीं, काम करने के तरीके पर। बिल्कुल। दूसरा, वर्तमान में रहें। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि मन भटकेगा ही। जब भी वो भटके, उसे बिना खुद को कोसे, बिना गुस्सा किए, बहुत धीरे से वापस वर्तमान के काम पर ले आएं। ये खुद को ना कोसने वाली बात बहुत जरूरी है। हम अक्सर मन भटकने पर खुद से ही नाराज हो जाते हैं, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, और ये नाराजगी हमें वर्तमान से और भी ज्यादा दूर ले जाती है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। खुद पर की गई ये नाराजगी एक और भटकाव है। हर बार जब आप बिना गुस्सा किए मन को वापस लाते हैं, आप उस साक्षी रूपी सारथी को और मजबूत बनाते हैं। तीसरा नियम शायद सबसे क्रांतिकारी है। प्रक्रिया को ही लक्ष्य बनाएं। मेक द प्रोसेस द गोल। एक मिनट, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रक्रिया को ही लक्ष्य बनाएं, लेकिन अगर किसी के पास ऑफिस की डेडलाइन हो या कोई परीक्षा पास करनी हो, तो वो नतीजे को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल सही है। स्टर्नर ये नहीं कहती कि आप नतीजों को पूरी तरह से भूल जाएं। वो कहती है कि बड़े लक्ष्य को सिर्फ दिशा के लिए इस्तेमाल करें। जैसे जहाज में पतवार होती है। अच्छा। पतवार सिर्फ दिशा बताती है कि जाना कहाँ है, लेकिन आप लगातार पतवार को घूरते नहीं रहते। सही बात है। आपका सारा ध्यान और ऊर्जा नाव चलाने में, लहरों को समझने में और हवा का रुख पहचानने में लगती है। जब आप नाव चलाने के काम में ही आनंद खोजने लगते हैं, तो मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है। तो डेडलाइन एक दिशा है, पर लक्ष्य होना चाहिए उस रिपोर्ट का अगला पैराग्राफ बेहतरीन तरीके से लिखना। बिल्कुल। और चौथा नियम इन सबको एक साथ लाता है।
जानबूझकर और इरादे से काम करें, बी डिलिबरेट एंड इंटेंशनल। जो भी करे पूरे इरादे और जागरूकता के साथ करें, चाहे वो दांत साफ करना हो या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन बनाना। ये हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर वापस ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। हाँ। ये सिद्धांत तो समझ आ रहे हैं, पर असल जिंदगी में ये कैसे दिखते हैं? मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण एक बच्चे का चलना सीखना है। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, पर वो खुद को नाकाम नहीं समझता। वो ये नहीं सोचता मुझसे नहीं होगा। वो खुद को जज नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बस उठता है और फिर से कोशिश करता है। उसके लिए हर कोशिश, हर गिरना सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। वो पूरी तरह से प्रोसेस में होता है, प्रोडक्ट में नहीं। बच्चा ये नहीं सोचता ओ मैं अभी तक ओलंपिक में दौड़ने के लायक क्यों नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, वो बस उस पल में उस अगले कदम को उठाने की कोशिश में होता है। और एक और शक्तिशाली उदाहरण है जो शायद हम सबसे जुड़ा है, घर के किसी बड़े और उबाऊ काम को करना, जैसे गैराज की सफाई। हाँ, वो काम जिसे हम हमेशा टालते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं पूरे फैले हुए गैराज को देखती हूँ तो वो काम इतना बड़ा और भारी लगता है कि घबराहट होती है और काम टालने का मन करता है। ये नतीजे पर फोकस है। मुझे ये पूरा गंदा गैराज साफ करना है। हाँ, लेकिन जब मैं स्टर्नर का नियम याद करती हूँ तो मैं अपना लक्ष्य बदल देती हूँ। मेरा लक्ष्य होता है मैं आज सिर्फ इस एक कोने को या इस एक बक्से को साफ करूंगी। बस उतना ही। बस मैं खुद को बाकी सब कुछ भूलने की इजाजत देती हूँ। इससे वो भारी भरकम काम अचानक आसान और करने लायक लगने लगता है। और अक्सर एक कोना साफ करते करते काम में ऐसा मन लगता है कि पता ही नहीं चलता कि कब 2-3 और कोने साफ हो गए। बिल्कुल। ये खुद को इजाजत देने वाली बात बहुत गहरी है। हम अक्सर खुद पर एक साथ सब कुछ करने का दबाव डाल देते हैं। इसी से जुड़ा स्टर्नर का एक और उदाहरण है जो मुझे बहुत पसंद आया, एक फूल का। बताइए। वो पूछते हैं एक फूल अपनी किस अवस्था में परफेक्ट होता है? जब वो बीज होता है, जब वो कली बनता है, या जब वो पूरी तरह खिल जाता है? और इसका जवाब क्या है? सच तो ये है कि वो अपनी हर अवस्था में उस अवस्था के लिए परफेक्ट होता है। एक बीज एक अधूरा फूल नहीं है, वो एक परफेक्ट बीज है। एक कली एक नाकाम फूल नहीं है, वो एक परफेक्ट कली है। वाह, ये फूल वाला उदाहरण तो सोच बदलने वाला है। मैं हमेशा अपनी तुलना उस खिले हुए फूल से करता रहा हूं। ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक परफेक्ट बीज या परफेक्ट कली भी हो सकता हूं। आपने जो महसूस किया वही इस किताब का सार है। ये फूल वाला उदाहरण हमारे अंदर के उस आलोचक को शांत करता है जो हमेशा हमारी तुलना किसी काल्पनिक परफेक्ट स्थिति से करता रहता है। वो आलोचक ही है जो कहता है तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे। बिल्कुल। और ये समझना कि पूर्णता कोई अंतिम बिंदु नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, हमें अधीरता और आत्म आलोचना से मुक्त करता है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर पाते हैं तो हम बिना किसी दबाव के सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और जैसे ही दबाव हटता है हमारा प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हमें अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभ्यास या प्रैक्टिस किसी मंजिल तक पहुंचने का उबाऊ रास्ता नहीं है, बल्कि अभ्यास ही मंजिल है। हर वो पल जब हम पूरे ध्यान से किसी काम को कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उसी पल में सफल हैं। हाँ। जिंदगी किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की एक फ्रैंटिक कम्यूट नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सीनिक ड्राइव है जहां हर मील का अपना मजा और अपनी खूबसूरती है। हमें बस खिड़की से बाहर देखना सीखना है, न कि सिर्फ मील के पत्थरों को गिनते रहना है। इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी चीज में बेहतर होना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में पूरी जागरूकता से जीना है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे हम अब तक एक बोझ या एक साधारण काम समझकर ऑटो पायलट मोड पर करते आए हैं? शायद सुबह की चाय बनाना, या ऑफिस के लिए सफर करना, या फिर बर्तन धोना। और अगर हम उसी एक काम को कल से मुख्य घटना की तरह देखने की कोशिश करें, पूरी जागरूकता और इरादे के साथ, तो हमारे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है? एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है वो कौन सा पल था जब किसी मंजिल तक पहुंचने का दबाव सफर की शांति छीन ले गया? ये एक अंदरूनी कश्मकश है जो शायद हम सब महसूस करते हैं। एक तरफ है काम करने का तरीका यानी प्रोसेस, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा यानी प्रोडक्ट। आज हम इसी उलझन की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये हमारे समय, काम और खुशी के साथ हमारे रिश्ते की कहानी है। हम थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के विचारों के आधार पर ये समझेंगे
कि कैसे नतीजों पर हद से ज्यादा ध्यान देना हमें अंदर से तोड़ता है और कैसे प्रक्रिया पर वापस लौटना हमें सुकून और महारत दोनों देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मंजिल ही सब कुछ है, सफर तो बस एक जरूरी तकलीफ है जिसे झेलना है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी भविष्य की किसी खुशी के लिए एक वेटिंग रूम बनकर रह गई है। और इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो इस सोच को और गहरा करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एक क्राफ्ट्समैन या कहिए कारीगर का माइंडसेट हुआ करता था। एक तलवारबाज के लिए घंटों तक तलवार पर धार लगाना कोई बोझ नहीं था, वो अपने आप में एक साधना थी। एक कुम्हार के लिए मिट्टी को आकार देना ही उसका इनाम था, काम की गुणवत्ता में ही सुकून था। मतलब उस वक्त काम का तरीका ही अपने आप में एक मकसद था, सिर्फ नतीजा नहीं। सही कहा। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कंज्यूमर कल्चर ने हमें सिखाया कि हम हमेशा अधूरे हैं। खुशी अगली खरीद में है, अगली उपलब्धि में, अगले प्रोडक्ट में है। इसने हमें कारीगर से ग्राहक बना दिया। हमारी कीमत इस बात से तय होने लगी कि हम क्या हासिल करते हैं, न कि हम कौन हैं या हम काम कैसे करते हैं। इस बदलाव ने हमारे अंदर एक स्थायी बेचैनी पैदा कर दी। और ये सोच हमारे दिमाग को एक खास तरह से सोचने पर मजबूर करती है ना? जैसे ही हम मंजिल को सब कुछ मान लेते हैं, हम आज को एक कमी की तरह देखने लगते हैं। यहीं पर दिमाग एक गलती करता है। बिल्कुल, और इससे हम गोल एज यार्ड स्टिक कह सकते हैं। मंजिल को पैमाने की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, जिस पल हम अपनी आज की स्थिति की तुलना अपनी मंजिल से करते हैं, हमारा दिमाग उस बीच के फासले को एक कमी या नाकामी की तरह देखने लगता है। हम लगातार खुद को याद दिलाते रहते हैं कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, जो हमारे पास नहीं है। ये एक ऐसी खाई है जिससे देखकर मन में सिर्फ चिंता पैदा होती है। ये तो बहुत जानी पहचानी भावना है, वो लगातार महसूस होना कि मैं काफी नहीं हूं या अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है? दिमाग में असल में होता क्या है? हाँ, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस है। ये कमी का एहसास दिमाग में चिंता यानी एंग्जाइटी का एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। इससे दिमाग का जो सोचने, समझने, योजना बनाने और सीखने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और दिमाग का जो पुराना बचाव करने वाला हिस्सा है, अमिगडाला, वो हावी हो जाता है। ये फाइट और फ्लाइट वाला हिस्सा है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस जल्दीबाजी और अधीरता को हम मंजिल तक पहुंचने का जरिया समझते हैं, वो असल में हमारे दिमाग के उस हिस्से को ही बंद कर रही है। हाँ, जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। हम अनजाने में अपना ही रास्ता रोक रहे हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि अधीरता या इम्पेशेंस में हमारा सोचना समझना मुश्किल हो जाता है। हम गलतियां करने लगते हैं, झुंझुला जाते हैं। हम असल में खुद को साफ साफ सोचने से रोक रहे होते हैं। हम उस दिमागी क्षमता को ही बंद कर देते हैं जो हमें महारत हासिल करने में मदद करती है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? जरूर। एक म्यूजिशियन का उदाहरण लेते हैं जो एक बड़े कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ कॉन्सर्ट की तारीफों पर है, तो हर प्रैक्टिस सेशन एक इम्तिहान बन जाता है। हर गलत सुर एक नाकामी लगने लगता है। हर गलती पर चिंता हावी हो जाती है। वो संगीत का रियाज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी चिंता का रियाज कर रहा है। वो अपनी उंगलियों को नहीं, अपनी घबराहट को साध रहा है। मुझे अपना गिटार सीखने का ज़माना याद आ गया। मैं एक गाना बजाने के लिए इतना बेचैन था कि मैंने कभी तारों की आवाज़ या अपनी उंगलियों की हरकत का आनंद ही नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि मैंने हफ्तों में ही छोड़ दिया। वो एक काम बन गया था, साधना नहीं। बिल्कुल यही होता है। या उन माता पिता के बारे में सोचिए जो बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाने की जल्दी में है। समय पर पहुंचना, जो कि प्रोडक्ट है, वो इतना जरूरी हो जाता है कि बच्चे के साथ सुबह का वो पल, जो कि प्रोसेस है, हाँ, वो पूरी तरह से तनाव और चिल्लाने में बर्बाद हो जाता है। वो पल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हमारा ध्यान एक ऐसे भविष्य पर था जो भी आया भी नहीं है। और फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता होगा। चिंता से अधीरता, अधीरता से झुंझलाहट, और झुंझलाहट से और ज्यादा गलतियां और चिंता। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, हम जितनी तेजी से नतीजे की ओर भागते हैं, हम उतनी ही ज्यादा गलतियां करते हैं और हमारी रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाती है। हाँ, नतीजा पाने की जिद ही नतीजा पाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, उसी को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। तो फिर इसका अंजाम क्या होता है? जब कोई लगातार इसी माइंडसेट के साथ जीता है, तो उसका लंबा असर क्या होता है? इसका नतीजा होता है बर्नआउट और एक गहरी निराशा।
मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो खुशी महसूस ना होना जिसका बरसों से इंतजार था, वो एक खोखलापन महसूस होता है। जैसे कोई करियर में प्रमोशन के लिए रात दिन एक कर दे, हर वो काम करे जिससे बॉस खुश हो, भले ही वो काम उसे पसंद ना हो। इस प्रक्रिया में वो कुछ नया सीखना, असल काबिलियत बनाना, वो सब भूल जाए और बस दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करता रहे। और जब प्रमोशन मिलता भी है तो वो खोखला लगता है। और वो खोखलापन बहुत अहम है। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपने सफर में महारत हासिल नहीं की, इसलिए मंजिल पर पहुंचकर भी आपको लगता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते। आपका ध्यान दूसरों को खुश करने पर था, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर नहीं। इसलिए वो इंसान उस पद के काबिल बना ही नहीं, उसने बस उसे हासिल कर लिया है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये कि प्रक्रिया पर ध्यान देना सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि असली कॉम्पिटेंस भी बनाता है। और एक उदाहरण जो अक्सर दिखता है वो है वजन कम करने का। लोग जिम जाते हैं और उनका पूरा ध्यान बस वजन तौलने की मशीन पर होता है। बिल्कुल। और जब हफ्तों तक मशीन पर नंबर नहीं बदलता तो वो हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कसरत करने की प्रक्रिया का आनंद लेना कभी सीखा ही नहीं। उनका ध्यान इस बात पर था ही नहीं कि उनका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है, उनकी सांस बेहतर हो रही है, या कसरत के बाद उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, उनका पूरा सफर एक सजा बन गया था जिसे वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। दार्शनिक स्तर पर देखें तो ये भविष्य को नियंत्रित करने की एक नाकाम कोशिश लगती है। हम एक ऐसे फैंटम फ्यूचर या काल्पनिक भविष्य में जीते हैं जो अभी मौजूद ही नहीं है। हम हमेशा अपने आने वाले वर्जन का इंतजार करते रहते हैं। क्या इस सोच से निकलने का कोई और तरीका है? बिल्कुल, और इसके लिए प्रकृति में एक बहुत खूबसूरत मिसाल है जिसे लेखक फ्लावर पैराडॉक्स या फूल का विरोधाभास कहते हैं। सोचिए, एक फूल कब मुकम्मल होता है? जब वो बीज होता है, या कोपल, या कली, या पूरा खिला हुआ फूल। हम तो कहेंगे जब वो पूरा खिल जाता है। लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी हर अवस्था में मुकम्मल और परफेक्ट होता है। बीज के तौर पर वो एक बेहतरीन बीज है जो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। कोम्पल के तौर पर वो एक बेहतरीन कोम्पल है। वो हर पल वही होता है जो उसे होना चाहिए। इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी बीज वाली अवस्था को नाकामी समझता है, क्योंकि वो अभी खिला हुआ फूल नहीं है। हम अपने सफर के हर कदम को अधूरापन मानकर जीते हैं। ये तो नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। तो वापसी का रास्ता क्या है? अगर कोई इस जाल में फंस चुका है तो वो प्रक्रिया पर ध्यान वापस कैसे लाए? ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल है। इसका रास्ता है अपना पूरा ध्यान बिना किसी शर्त के वापस प्रक्रिया पर ले आना। जहां आप हैं वहीं रहना। लेखक थॉमस टर्नर ने गोल्फ सीखने के लिए यही किया। वो सालों से गोल्फ खेल रहे थे पर अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा बॉल को सही जगह पहुंचाने पर होता था, जो कि प्रोडक्ट है। हाँ, तो उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया। उन्होंने बॉल को हिट करना ही छोड़ दिया और महीनों तक अपने बेसमेंट में एक आईने के सामने बिना बॉल के सिर्फ गोल्फ क्लब घुमाने की प्रैक्टिस की। बिना बॉल के? तो फिर मकसद क्या था? मकसद था नतीजे को समीकरण से पूरी तरह हटा देना, क्योंकि जब बॉल नहीं होती तो कोई नतीजा नहीं होता जिससे जज किया जा सके, कोई अच्छा शॉट या बुरा शॉट नहीं होता, बस स्विंग की प्रक्रिया होती है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपने शरीर की हरकत को परफेक्ट करना, हर मांसपेशी को महसूस करना, संतुलन को साधना। जब महीनों बाद उनका स्विंग परफेक्ट हो गया तो वो कोर्स पे वापस गए और पहली ही बार में बॉल खुद ब खुद सही जाने लगी। नतीजे ने अपना ख्याल खुद रख लिया। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी कुछ ठोस तरीके हैं? हम सब अपने बेसमेंट में महीनों तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। पहला तरीका है अपने लक्ष्य को देखने का नजरिया बदलना। गोल एज रडर, यानी मंजिल को पतवार की तरह देखो, डेस्टिनेशन की तरह नहीं। पतवार का काम सिर्फ नाव को सही दिशा में रखना है, लेकिन आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा नाव चलाने पर होनी चाहिए, न कि दूरबीन से डेस्टिनेशन को घूरने पर। हाँ, मंजिल एक बार तय करो, पतवार सेट करो और फिर उसे भूल जाओ। अपना पूरा ध्यान आज के काम पर, अभी के कदम पर लगा दो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे लेखक DOC लूप कहते हैं। डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। करो, देखो, सुधारो। मतलब कोई काम करो, डू,
फिर उसके नतीजे को बिना किसी जजमेंट के एक वैज्ञानिक की तरह देखो, ऑब्जर्व, और फिर उस जानकारी के आधार पर अपने तरीके में छोटा सा सुधार करो, करेक्ट। जैसे मैंने क्लब घुमाया, डू, बॉल दाईं तरफ गई, ऑब्जर्व, अगली बार मुझे क्लब का मुंह थोड़ा बंद रखना होगा, करेक्ट। बिल्कुल, इसमें कोई भावना नहीं है, मैं कितना खराब हूं, मुझसे कभी नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, जैसी बातें नहीं हैं। ये प्रक्रिया से अहंकार और भावनाओं को हटा देता है। ये बस एक फीडबैक लूप है। सच्ची प्रैक्टिस का मतलब घंटों तक एक ही चीज को दोहराना नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और मौजूदगी के साथ इस लूप को चलाना है। ये सुनने में बहुत सीधा और तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? डू, ऑब्जर्व, करेक्ट, इसमें भावनाएं कहाँ हैं? जब कोई बार बार नाकाम होता है तो ऑब्जर्व करने की जगह जज करना ज्यादा स्वाभाविक नहीं है। अहंकार को हटाना सबसे मुश्किल काम लगता है। आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। ये आसान बिल्कुल नहीं है, यही तो प्रैक्टिस है। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। शुरू में स्वाभाविक रूप से मन खुद को जज करेगा, झुंझलाएगा, लेकिन हर बार जब आप जानबूझकर जजमेंट को हटाकर सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर लौटते हैं तो आप उस मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। ये धैर्य की साधना है। इसीलिए लेखक इसे द प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं। द परफेक्ट माइंड नहीं, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। तो असल बदलाव चीजों को पाने, गेटिंग से हटकर कुछ बनने पर ध्यान केंद्रित करना है। उस काबिल इंसान बनना जो वो नतीजे पैदा कर सके, न कि सिर्फ नतीजों के पीछे भागना। एक महान पियानो वादक बनने पर ध्यान देना, न कि एक कॉन्सर्ट में वाहवाही पाने पर। वाहवाही तो उस बनने का एक साइड इफेक्ट होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महारत हासिल करना ही इनाम है, नतीजा नहीं। जब आप प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो समय का एहसास खत्म हो जाता है। आप फ्लो स्टेट में होते हैं और काम खुद ब खुद होने लगता है। यही वो जगह है जहां सुकून और उत्कृष्टता एक साथ मिलते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारा ध्यान गलत जगह पर है। हम इनाम को देख रहे हैं, जबकि असली खजाना वो सफर में ही छिपा है। अंत में एक विचार, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसकी कोई फिनिश लाइन हो। जैसे ही एक मंजिल मिलती है, दूसरी सामने आ जाती है। प्रमोशन के बाद अगला प्रमोशन, एक घर के बाद दूसरा घर। अगर खुशी सिर्फ फिनिश लाइन पर ही मिलनी है तो इसका मतलब है कि हम अपनी 99% जिंदगी नाखुश और अधूरेपन में रहने के लिए तैयार हैं। सोचने वाली बात यह है, क्या हो अगर असली सफलता मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि उस दौड़ को पूरी जागरूकता, गुणवत्ता और आनंद के साथ दौड़ना हो? क्या हो अगर पहुंचना नहीं, होना ही असली मकसद हो? कभी महसूस किया है कि इरादा सिर्फ एक सेकंड के लिए डगमगाए और पूरा दिन हाथ से फिसल जाए? वो एक पल जब ध्यान टूटता है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। हाँ। आज हम इसी बिखराव और इसे समेटने की जो कोशिश है उस पर गहराई से बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन अपना नियंत्रण कैसे खोता है जब इरादा धुंधला पड़ जाता है। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये एहसास लगभग हर किसी को होता है। ये तो मतलब मानव चेतना के गहरे विरोधाभास का हिस्सा है। हमारा दिमाग एक ही समय में अतीत से सीख सकता है और भविष्य की कल्पना भी कर सकता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, यही क्षमता जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमें वर्तमान में रहने से रोकती है, जहां असल में काम होता है। अच्छा। रिसर्च तो ये भी बताती है कि हम जागते हुए समय का लगभग 47% हिस्सा भटकते हुए विचारों में बिताते हैं। 47% मतलब दिन का लगभग आधा हिस्सा? हाँ, आधा हिस्सा। हम उस पल में मौजूद ही नहीं होते जिसमें हम जी रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादातर समय एक तरह के ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं पूरे इरादे के साथ कि आज इसे पूरा कर देंगे, और कुछ ही मिनटों में मन कहीं और होता है। सही। हम ईमेल चेक करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, या बस भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान पल सिर्फ एक बाधा है। हाँ, एक बाधा है जिसे बस जल्दी से पार करके मंजिल तक पहुंचना है। बिल्कुल, और इसी को आउटकम पर निर्भरता कहते हैं। हमारा पूरा सिस्टम, हमारी परवरिश, हमारा समाज हमें नतीजों पर ही ध्यान देना सिखाता है। ग्रेड्स, प्रमोशन। हाँ, ग्रेड्स, प्रमोशन, मंजिलें। इस वजह से हम प्रक्रिया को, उस काम को जो हम अभी कर रहे हैं, उसे महत्वहीन मानकर बस जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। यहीं पर ध्यान टूटता है।
मन उस भविष्य के आदर्श परिणाम से अपनी तुलना करने लगता है और इसी तुलना में तनाव और चिंता पैदा होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या नतीजों पर ध्यान देना हमें प्रेरित नहीं करता? अगर हम प्रमोशन या अच्छे ग्रेड के बारे में ना सोचें तो मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, लक्ष्य दिशा देने के लिए जरूरी है, लेकिन जब वो जुनून बन जाते हैं तो समस्या शुरू होती है। अच्छा, मनोविज्ञान में इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। मतलब ये भ्रम कि किसी मंजिल पर पहुंचने से हमें स्थायी खुशी मिलेगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। जैसे ही हम एक लक्ष्य हासिल करते हैं, मन को थोड़ी देर की संतुष्टि मिलती है और फिर वो तुरंत अगले लक्ष्य की ओर भागता है। हाँ, ये तो है। हम एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, जहां असल संतुष्टि हमेशा पहुंच से बाहर लगती है। मुझे याद है, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, मुझे लगा था बस अब जिंदगी सेट है, और शायद 2 हफ्ते बाद ही मैं अगले टारगेट के बारे में सोच रहा था। वो खुशी बहुत टेम्पररी थी। तो ये ऑटो पायलट मोड इसी का नतीजा है। हम वर्तमान से इतना कट जाते हैं कि हम असल में जी ही नहीं रहे होते, बस अगली चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। सही कहा। हम उस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं, जिससे असल में विकास होता है। और ये भटकाव धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, जब तक कि कुछ गड़बड़ ना हो। और फिर वो पल आता है जब हमसे कोई गलती होती है। वो गलती छोटी सी हो सकती है, पियानो बजाते हुए एक गलत धुन या रिपोर्ट में एक टाइपो, लेकिन अंदर एक तूफान ला देती है। निराशा, गुस्सा, खुद पर शक। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। ये जजिंग माइंड का काम है। जैसे ही कोई गलती होती है, हमारा मन तुरंत तुलना करने लगता है। मुझे ये सही करना चाहिए था। हाँ, या मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, दूसरे लोग इससे कितनी आसानी से कर लेते हैं। ये विचार सिर्फ विचार नहीं रहते। अमिगडाला हमारे दिमाग का एक, कह सकते हैं कि अलार्म सिस्टम है, जो असली खतरे और मानी हुई हार में फर्क नहीं कर पाता। तो मतलब एक छोटी सी गलती को हमारा दिमाग अपनी पहचान पर हमले की तरह देखने लगता है, जैसे किसी ने हम पर हमला कर दिया हो। ठीक यही होता है। अमिगडाला को लगता है कि हम सच में किसी खतरे में हैं, और वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, सांसें छोटी हो जाती हैं। इस फाइट और फ्लाइट मोड में सीखना या परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारा ध्यान पूरी तरह संकुचित हो जाता है और हम गलतियों को जानकारी के बजाय अपनी पहचान पर एक गहरे जख्म के रूप में देखने लगते हैं। ये तो वही है जिसे कैरल ड्वेक फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। बिल्कुल। जहां हम ये मानने लगते हैं कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर हैं और हर गलती इस बात का सबूत बन जाती है कि हम काबिल नहीं हैं। और यहीं से भ्रम, अपराध बोध और वो आत्म बिखराव का चक्र शुरू होता है। हम काम से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ने लगते हैं। और यही वो इनर रूइन है, अंदर की उथल पुथल। हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा मूल इरादा क्या था। हम तो बस उस शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं। ये चक्कर तो बहुत जाना पहचाना और खतरनाक लगता है। एक बार इसमें फंस गए तो लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या यहाँ से वापस आने का कोई तरीका है? कोई रास्ता है इस बिखराव को समेटने का? इसका जवाब इरादे यानी इंटेंशन और परिणाम यानी आउटकम के बीच के अंतर को गहराई से समझने में है। ओके। परिणाम भविष्य में है और कई बार अनिश्चित होता है, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इरादा वर्तमान में है, वो अभी इसी पल में है और पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। यहीं पर लेखक एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी देते हैं, एक फूल की। हाँ, वो हिस्सा बहुत प्रभावशाली था। लेखक पूछते हैं, क्या एक बीज इसलिए अपूर्ण है क्योंकि उसमें पंखुड़ियां नहीं है, या एक कली इसलिए अधूरी है क्योंकि वो अभी खिली नहीं? नहीं, हर अवस्था अपने आप में पूर्ण और उत्तम है। बीज एक उत्तम बीज है, कली एक उत्तम कली है। सही। इंसान ही शायद एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने यात्रा के शुरुआती चरणों को विफलता या अपूर्णता के रूप में देखता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में एक बॉस को उत्तम बीज से मतलब नहीं होता। उन्हें तो खिले हुए फूल यानी नतीजों से मतलब होता है। इस सोच को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें? ये बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब ये नहीं है कि हम नतीजों को भूल जाएं। इसका जवाब है कि हम अपनी पहचान को नतीजों से अलग कर लें।
जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि एक नौसिखिया होना हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक उत्तम और ज़रूरी चरण है, तो चिंता और वो परफॉर्मेंस का प्रेशर खत्म हो जाता है। अच्छा, हम खुद को उस भविष्य के आदर्श से तुलना करना बंद कर देते हैं और वर्तमान क्षण में मौजूद संभावनाओं को देख पाते हैं। और सच तो ये है कि जब चिंता कम होती है तो हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है और नतीजे भी अच्छे आते हैं। तो इरादा ये होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान चरण को पूरी तरह से जिएं बिना किसी जजमेंट के। एक उत्तम नौसिखिया बने, ना कि एक असफल विशेषज्ञ बनने की कोशिश करें। बिल्कुल। लक्ष्य को एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक पतवार की तरह इस्तेमाल करें। पतवार सिर्फ दिशा देती है, नाव को आगे बढ़ाने का काम और यात्रा का आनंद तो वर्तमान क्षण में है। और इसके लिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं, DOC, डिफाइन, ऑब्जर्व, करेक्ट। DOC, डिफाइन, ऑब्जर्व, करेक्ट। हाँ, ये उस जजिंग माइंड को शांत करने का एक तरीका है। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। मान लीजिए कोई गिटार बजाना सीख रहा है, वो DOC को कैसे इस्तेमाल करेगा? पहला कदम है डिफाइन। डिफाइन यानी परिभाषित करना। काम शुरू करने से पहले एक स्पष्ट और बहुत छोटा लक्ष्य परिभाषित करें। अच्छा गिटार बजाना एक लक्ष्य नहीं है, ये एक सपना है। बहुत बड़ा और अस्पष्ट है। हाँ, एक स्पष्ट इरादा होगा, अगले 10 मिनट के लिए मैं सिर्फ C मेजर कॉर्ड से G मेजर कॉर्ड पर बिना देखे जाने का अभ्यास करूंगा, वो भी बहुत धीमी गति से। ओके। ये छोटा है, मापने योग्य है और पूरी तरह से वर्तमान में है। इससे मन को भटकने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो इरादे को बहुत छोटा और स्पष्ट बनाना। इसके बाद आता है ऑब्जर्व। यहां अक्सर गड़बड़ होती है। जैसे कॉर्ड गलत लगता है, वो जजिंग माइंड हावी हो जाता है। यहीं पर बदलाव लाना है। ऑब्जर्व यानी अवलोकन करना, वो भी बिना किसी भावना के। एक वैज्ञानिक की तरह जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, खुद पर फतवा नहीं सुना रहा। तो जब आप कॉर्ड बदलते हैं और उंगली फिसल जाती है, तो अंदर की आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। उस आवाज को सुनना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। ओके, मेरी तीसरी उंगली सही जगह पर नहीं थी। बस एक तथ्य की तरह। हाँ, एक तथ्य की तरह। ध्यान भटका, कोई बात नहीं, ये एक तथ्य है, विफलता नहीं, गलती हुई, ठीक है, ये भी एक जानकारी है। यहाँ जजमेंट को पूरी तरह से हटा देना है। ये सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है, उस अंदरूनी आलोचक को चुप कराना। और फिर आखिरी कदम है करेक्ट। करेक्ट यानी सुधार करना, और ये भी बिना किसी आत्म आलोचना के करना है। आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी उंगली गलत थी, तो अब आप बिना किसी नाटक के, बिना खुद को कोसे, बस धीरे से अपनी उंगली को सही जगह पर रखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। गलती कोई तबाही नहीं है, वो सिर्फ जानकारी है। वो आपको बता रही है कि कहाँ थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। तो आप उस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा बदलाव करते हैं और फिर से डिफाइन, ऑब्जर्व, करेक्ट के चक्र में वापस आ जाते हैं। ये तो ध्यान लगाने जैसा है। बिल्कुल। जैसे ध्यान में जब मन भटकता है तो उसे डांटना नहीं होता, बस प्यार से वापस अपनी सांसों पर लेके आना होता है। यहाँ भी गलती होने पर ध्यान को प्यार से वापस काम पर लाना है। एग्जैक्टली। ये पूरे अभ्यास को एक लड़ाई से बदलकर एक खेल बना देता है। आप हर गलती से कुछ सीख रहे हैं, हर भटकाव आपको वापस आने का एक और मौका दे रहा है। सही है। धीरे धीरे आप गलतियों से डरना बंद कर देते हैं, आप उन्हें प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानने लगते हैं। और जब डर खत्म हो जाता है तो आप असल में सीखना शुरू करते हैं। तो शायद ध्यान लगाना कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक तरह का समर्पण है। फोकस इज इन फोर्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ सरेंडर। वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण, बार बार भटकना और फिर धीरे से बिना किसी जजमेंट के लौट आना, यही असल अभ्यास है। शायद अभ्यास का लक्ष्य किसी मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है। शायद लक्ष्य अभ्यास से ही प्रेम करना सीख लेना है। उस हर पल को पूरी तरह से जीना, चाहे वो कितना भी अपूर्ण क्यों ना लगे। जब हम प्रक्रिया को ही इनाम मान लेते हैं तो इरादा कभी नहीं खोता। वो हर सांस के साथ, हर कॉर्ड के साथ, हर शब्द के साथ ताज़ा होता रहता है। और इसी सोच के साथ शायद अगले कदम की तैयारी अपने आप हो जाती है। उस अभ्यास को प्यार करने की जो हमें मंजिल से कहीं ज्यादा सिखाता है। और कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अभ्यास शुरू करने से पहले ही मन हार मान लेता है? एक अजीब सी थकान, एक भारीपन, जैसे किसी सजा की तैयारी कर रहे हों। वो गिटार कोने में पड़ा है या वो किताब खुली रखी है, पर उसके पास जाने का ख्याल ही थका देता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम
और बहुत ही अंदरूनी एहसास है। आज हम इसी कश्मकश की गहराई में उतरेंगे थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के जरिए। यहाँ मकसद कोई नया अनुशासन थोपना नहीं है, बल्कि अभ्यास के प्रति मन के इस गहरे विरोध को समझना है। क्यों हमारा ही मन हमारे सबसे बड़े लक्ष्य के रास्ते में खड़ा हो जाता है। और शायद ये समझना कि कैसे अभ्यास, जो एक बोझ जैसा लगता है, वो असल में एक शांत और एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। बात सिर्फ आदतें बनाने की नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की है, जिससे आदतें बनती हैं। ये विरोध, ये अक्सर बहुत धीरे से, लगभग चोरी छुपे शुरू होता है। मन सीधे सीधे मना नहीं करता, बस भटक जाता है। ध्यान नतीजों पे अटक जाता है। वो परफेक्ट कॉन्सर्ट हॉल में बजती तालियां, वो बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी किताब का नाम, वो फिनिश लाइन। हाँ, वो मैराथन की फिनिश लाइन। और अचानक आज जहां हम हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच की खाई एक अंधेरी घाटी जैसी लगने लगती है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही प्रोडक्ट ओरिएंटेड या परिणाम केंद्रित मानसिकता कहते हैं। अच्छा। मन को अभ्यास की मेहनत से नहीं, बल्कि उस नतीजे से मिलने वाले एहसास की चाहत होती है। उसे डोपामाइन का वो हिट चाहिए जो सफलता के साथ आता है। और क्योंकि नतीजा अभी बहुत दूर है, तो मन तत्काल राहत खोजता है। और सबसे आसान राहत क्या है? अभ्यास को टाल देना। हाँ, अभ्यास को टाल देना। एक मिनट, लेकिन क्या लक्ष्य रखना या नतीजों के बारे में सोचना स्वाभाविक नहीं है? अगर हमारे मन में मंजिल की तस्वीर ही नहीं होगी, तो हम सफर शुरू ही क्यों करेंगे? क्या ये चाहत गलत है? नहीं, चाहत गलत नहीं है। संतुलन का बिगड़ना गलत है। संतुलन का। मंजिल एक दिशा सूचक की तरह होनी चाहिए, न कि एक ऐसी जगह जहां हमारा मन हर वक्त अटका रहे। जब मन पूरी तरह से नतीजे से जुड़ जाता है, तो वर्तमान का हर क्षण, हर अभ्यास वो मंजिल तक पहुंचने का एक थकाऊ साधन बनकर रह जाता है। प्रक्रिया एक सजा बन जाती है। सजा बन जाती है। और यही मन का ब्लाइंड स्पॉट है। उसे लगता है कि वो इस सजा से बचकर होशियारी कर रहा है, पर असल में वो सिर्फ टाल मटोल की आदत को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, उसी आदत को। तो ये एक तरह से एक धोखा है जो मन खुद को देता है। उसे लगता है कि वो मुश्किल काम से बच रहा है, पर असल में वो भविष्य में उसी काम को और मुश्किल बना रहा है। ये तो ब्याज पर उधार लेने जैसा हुआ, जिसे बाद में चुकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ये न्यूरोलॉजिक स्तर पर भी होता है। हमारा दिमाग हर दोहराई गई क्रिया के साथ एक न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। इसे ऐसे समझे जैसे घास पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। जब हम बार बार टालमटोल करते हैं या अभ्यास के बारे में सोचकर तनाव में आते हैं, तो हम उस टालमटोल और तनाव वाली पगडंडी को और पक्का कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद दिमाग के लिए सीधा रास्ता छोड़कर उस जानी पहचानी पगडंडी पर जाना ज्यादा आसान और स्वाभाविक हो जाता है। और फिर जब हम इस अंदरूनी खिंचाव के बावजूद जबरदस्ती खुद को अभ्यास करने के लिए बिठाते हैं, तो वो जगह एक जंग का मैदान बन जाती है। इरादे की जो पवित्रता थी, वो कहीं खो जाती है। मुझे याद है, जब मैं एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था, मेरा पूरा ध्यान इस पर था कि मैं कब फ्लुएंट हो जाऊंगा। हाँ। और इस चक्कर में हर दिन 15 मिनट नए शब्द सीखने का काम एक बोझ लगता था। मैं प्रक्रिया में था ही नहीं। मेरा मन तो 6 महीने आगे की किसी काल्पनिक बातचीत में था। आपने बहुत सही बात कही। अब ये सीखने के बारे में नहीं रहता, बल्कि खुद को हराने या जीतने की लड़ाई बन जाता है। और इस टकराव के बाद जो अंदरूनी टूट-फूट होती है, वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। हाँ, यहीं से आत्म आलोचना जन्म लेती है। मैं कितना आलसी हूँ, मुझसे ये कभी नहीं होगा, शायद मुझ में वो बात ही नहीं है। जब हमारी सफलता की भावना पूरी तरह से बाहरी नतीजों से जुड़ी होती है, तो एक छोटी सी असफलता, एक गलत सुर या एक गलत शब्द भी हमारे आत्ममूल्य पर गहरा वार करता है। तो ये सिर्फ अभ्यास न कर पाने की निराशा नहीं है, ये खुद के बारे में एक नकारात्मक कहानी बनाना है। बिल्कुल। और ये कहानी हमारी ऊर्जा को सोख लेती है, वो ऊर्जा जो असल में अभ्यास में लगनी चाहिए थी। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। आप अभ्यास नहीं करते क्योंकि आप निराश महसूस करते हैं, और आप निराश महसूस करते हैं क्योंकि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सही बात है। और ये सिर्फ शुरुआती लोगों के साथ नहीं होता। स्टर्नर खुद अपना एक बहुत ही ईमानदार उदाहरण देते हैं। जब वो अपनी बेटियों की देखभाल कर रहे थे, तो वो शारीरिक रूप से तो उनके साथ थे, पर मनी मन अपनी किताब के विचारों में खोए रहते थे। पता। और वो वर्तमान की प्रक्रिया, यानी अपने बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद
नहीं ले पा रहे थे। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिखाने वाले को भी लगातार इसका अभ्यास करना पड़ता है। हमेशा। ये सुनकर तो बहुत निराशा होती है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। पर क्या इसका कोई और रास्ता है? क्या अभ्यास को इस जंग के मैदान से निकालकर कहीं और ले जाया जा सकता है? तो यहीं पर इस अध्याय का दिल है, अभ्यास की प्रक्रिया से ही प्रेम करना सीखना। और इसका सबसे बड़ा उपकरण है जिसे स्टर्नर द ऑब्जर्वर यानी साक्षी भाव कहते हैं। हमें अपने अंदर के दो हिस्सों को अलग करना सीखना होगा। एक है एक्टा या कर्ता, जो निराशा, बोरियत और झुंझलाहट महसूस करता है, और दूसरा है ऑब्जर्वर या साक्षी, जो बस ये देखता है कि हाँ, इस वक्त मन में निराशा का भाव उठ रहा है। ये साक्षी भाव वाली बात सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, पर मुझे ये बहुत मुश्किल भी लगता है। जब असल में झुंझलाहट या बोरियत हो रही हो तो उस भावना से दूरी बनाना कैसे संभव है? क्या इसका कोई पहला कदम है? पहला कदम बहुत सरल है पर आसान नहीं। ये बस नाम देना है, अपनी भाषा को बदलना। भाषा को बदलना? हाँ, मैं निराश हूं कहने की बजाय ये कहना कि मैं अपने अंदर निराशा के भाव को महसूस कर रहा हूं। इस छोटे से बदलाव से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनती है। अब आप अपनी भावनाओं के तूफान में बह नहीं रहे हैं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। आप तूफान नहीं हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें तूफान आ रहा है और जा रहा है। और इस नजरिए से गलतियां भी बदल जाती हैं। वो अब व्यक्तिगत असफलता नहीं रहती। वो सिर्फ जानकारी या डेटा बन जाती हैं। एक संकेत की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करना है या ध्यान कहीं और चला गया है। बिल्कुल। और ये विचार पूर्वी दर्शन से बहुत गहराई से जुड़ा है, जैसे ज़ेन में वू नियन, जिसका मतलब विचारों का न होना नहीं, बल्कि विचारों से अछूता रहना है। विचार आएंगे और जाएंगे, जैसे बादल आते और जाते हैं। आप बस उन्हें देखते हैं, उनसे उलझते नहीं। या फिर ताओवाद का वू वे, जिसका अर्थ है सहज कर्म या बिना जोर जबरदस्ती के किया गया काम। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर इन चीजों को सिर्फ आध्यात्मिक मानकर छोड़ देते हैं, पर यहाँ तो एकदम प्रैक्टिकल टूल की तरह पेश किया जा रहा है रोजमर्रा के संघर्ष के लिए। बिल्कुल, और यही स्टर्नर की खूबी है। उन्होंने सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को एक ऐसे फ्रेमवर्क में ढाला है जिसे एक पियानो सीखने वाला या एक एथलीट भी तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। जब हम इस साक्षी भाव से अभ्यास करते हैं तो पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तो मतलब अभ्यास का मकसद कुछ बनना नहीं, बल्कि उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। प्रैक्टिस इजंट प्रेशर, प्रैक्टिस इज प्रेजेंस। दबाव की जगह उपस्थिति। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, तो मानसिकता बदल गई। अब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहते हैं, साक्षी भाव से उसे देखना चाहते हैं, पर इसे असलियत में कैसे करें? कल सुबह जब मैं गिटार लेकर बैठूं तो क्या अलग करूं? क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा। यहीं पर स्टर्नर का बहुत ही सरल लेकिन गहरा 4S नियम काम आता है। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। हाँ, यानी सरल करो, छोटा करो, संक्षिप्त करो और धीमा करो। ये नियम हमारी परिणाम केंद्रित मानसिकता के ठीक उल्टा है, जो हमेशा बड़ा, मुश्किल, लंबा और तेज काम करना चाहती है। चलिए ने एक एक करके समझते हैं। पहला है सिंप्लीफाई या सरल करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने काम को उसकी सबसे बुनियादी इकाई तक ले आओ। अक्सर हम एक ही दिन में पूरा गाना सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसकी जगह लक्ष्य को सरल बनाएं। आज मैं सिर्फ पहले 2 कॉर्ड्स के बीच सफाई से स्विच करना सीखूंगा। जब आप उस एक जटिल काम को कई सरल हिस्सों में तोड़ देते हैं तो मन को वो डरावना नहीं लगता, जबकि छोटा उसके आकार या मात्रा से। अच्छा। अगर आपको किताब लिखनी है तो आज का लक्ष्य एक चैप्टर लिखना नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैराग्राफ या सिर्फ एक वाक्य लिखना हो सकता है। अगर मैराथन दौड़ना है तो आज बस 10 मिनट वॉक करना भी एक जीत है। लक्ष्य इतना छोटा होना चाहिए कि आपका मन उसे मना ही न कर पाए। और तीसरा, शॉर्ट यानी संक्षिप्त करो। ये समय के बारे में है। हाँ, मैं 2 घंटे अभ्यास करूंगा की जगह मैं सिर्फ 15 मिनट पूरी तरह ध्यान लगाकर अभ्यास करूंगा से शुरू करें। बस 15 मिनट। बस। ये छोटी अवधि मन के लिए कम डरावनी होती है। और अक्सर होता यह है कि जब आप वो 15 मिनट पूरे कर लेते हैं तो आप प्रवाह में आ जाते हैं और खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने का दबाव हट जाता है। और आखिरी, स्लो यानी धीमा करो। ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि हमारी दुनिया तो रफ्तार के पीछे भाग रही है। और इसीलिए ये सबसे जरूरी है। जब हम जल्दी में होते हैं तो हम गलतियां करते हैं और हमारा ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि उसे खत्म करने पर होता है। सही बात है।
धीमा करने से हमें हर हरकत, हर सुर, हर शब्द पर ध्यान देने का मौका मिलता है। गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब आप धीमे होते हैं तभी आप सचेत अभ्यास कर पाते हैं। सचेत अभ्यास ये सिर्फ बार बार दोहराने से अलग है ना? बहुत अलग। बिना सोचे समझे दोहराना मैकेनिकल होता है। सचेत अभ्यास में जागरूकता, फीडबैक और छोटे छोटे सुधार शामिल हैं। कैसे? जैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी सिर्फ 100 बार फ्री थ्रो नहीं मारता। वो हर शॉट के बाद देखता है कि उसके हाथ का एंगल क्या था, घुटने कितने मुड़े थे, गेंद कैसे घूमी, और अगले शॉट में वो एक छोटा सा सुधार करता है। वो हर पल सीख रहा है। इन नियमों के अलावा मैंने माहौल से मिलने वाले संकेतों के बारे में भी सुना है। क्या ये भी अभ्यास को आसान बनाने में मदद करता है? ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। एक ही समय, एक ही जगह पर रोज अभ्यास करने से वो माहौली एक ट्रिगर बन जाता है। एक ट्रिगर? हाँ, जो आदत को अपने आप शुरू कर देता है। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले अपनी लिखने की मेज पर बैठ जाना। कुछ समय बाद वो मेज ही आपके दिमाग को लिखने के मोड में ले आएगी। आपको इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, क्योंकि आदत माहौल से जुड़ गई है। और शायद इन सबको एक साथ लाने वाली जो चीज है वो है चुनौती का सही संतुलन बनाना, जिसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। अभ्यास इतना आसान न हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि निराशा हाथ लगे। बिल्कुल, ये एक मीठा सा संतुलन है जहां आपकी क्षमता और चुनौती एक दूसरे से मिलते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो समय का पता नहीं चलता, आत्म आलोचना गायब हो जाती है, आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। यहाँ पर अभ्यास एक काम नहीं, एक खेल बन जाता है। एक सर्फर का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है ना? एक सर्फर के लिए हर लहर एक मूल्यांकन नहीं होती कि वो पास हुआ या फेल। क्या इसे ऐसे देख सकते हैं कि हर लहर एक फीडबैक है? आपने इसे खूबसूरती से कहा। वो यही सोचता है, इस लहर पे मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया, या अगली बार मुझे वजन थोड़ा आगे रखना होगा। वो प्रक्रिया का आनंद ले रहा है, हर लहर के साथ सीख रहा है। वो सिर्फ उस एक परफेक्ट लहर के इंतजार में नहीं बैठा है। यही मानसिकता हमें अपने अभ्यास में लानी है। हर गलती एक फीडबैक है, हर दोहराव सीखने का एक अवसर है। तो ये यात्रा खुद से लड़ते हुए एक मन से शुरू होकर प्रक्रिया में सुकून खोजने वाले मन तक जाती है। असली बदलाव सिर्फ किसी हुनर में बेहतर होना नहीं है, नहीं, बल्कि कोशिश और समय के साथ हमारे रिश्ते को बदलना है। ये सीखना कि धैर्य और लगातार प्रयास ही असल मंजिल हैं, ना कि कोई भारी इनाम। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि धैर्य एक गुण नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। तो सोचने वाली बात ये नहीं है कि मैं जल्दी बेहतर कैसे हो सकता हूँ, बल्कि ये है कि अभ्यास का ये क्षण कैसा महसूस होगा अगर धैर्य शुरू करने की शर्त ना हो, बल्कि वो चीज हो जिसका अभ्यास किया जा रहा है। कभी महसूस किया है कि जैसे ही धैर्य टूटता है, मन भी अंदर से टूट जाता है। वो एक हल्की सी दरार जो धीरे धीरे बढ़ती है और सब कुछ बिखेर देती है। और वो दरार इतनी चुपके से बनती है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम उसे अधीरता यानी इम्पेशेंस कहते हैं, जैसे वो बस एक बुरी आदत हो। लेकिन ये आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर है। एक दरार जो तब पड़ती है जब हम वास्तविकता के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे हाथ में द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का एक अध्याय है और आज का हमारा मकसद है ये समझना है कि अधीरता का ये चक्र शुरू कैसे होता है, ये हमें अंदर से कैसे तोड़ता है और कैसे धीमी प्रगति, स्लो प्रोग्रेस, इस बिखरे हुए मन के लिए एक दवा की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि कैसे अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव हमें बेचैनी और निराशा के इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। पहला सवाल तो यही है कि आज के दौर में धैर्य इतना दुर्लभ क्यों हो गया है? हमारी संस्कृति मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्ट्रीमिंग, टेक्सटिंग, सब कुछ तुरंत चाहिए। हम सब एक रेस में हैं, है ना? क्या यही माहौल हमें स्वाभाविक रूप से अधीर बना रहा है? बना नहीं रहा, बना चुका है। ये अधीर संस्कृति हमारे दिमाग को रीवायर कर रही है। ये हमें तत्काल परिणामों की उम्मीद करने के लिए ट्रेन करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग फास्ट फूड का आदी हो गया हो। हमें तुरंत स्वाद चाहिए, भले ही उसके पीछे कोई नरिशमेंट ना हो। और ये उस गहरी धीमी प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है जो किसी भी सार्थक चीज, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई रिश्ता हो, ये कोई बड़ा लक्ष्य, उसे बनाने के लिए जरूरी है।
जब दुनिया सिखाती है कि सब कुछ एक क्लिक पर मिल सकता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि असली विकास समय, मेहनत और एक शांत मन मांगता है। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। गोल ओरिएंटेड होने में क्या बुराई है? कंपनीज तो परफॉर्मेंस रिव्यूज में आउटकम्स ही देखती हैं। बॉस को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने प्रोसेस एंजॉय किया या नहीं, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। अगर मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करूं तो क्या मुझे लेजी नहीं समझा जाएगा? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर हाँ, क्योंकि काम पर तो यही होता है। बिल्कुल, यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक दरार बननी शुरू होती है। समस्या लक्ष्य रखने में नहीं है, समस्या सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहने में है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है, तो सफर यानी प्रोसेस एक बोझ बन जाता है। हर वो दिन जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता, वो एक हारा हुआ दिन लगता है। इससे बेचैनी, बोरियत और निराशा पैदा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्य ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। प्रोसेस ओरिएंटेड होने का मतलब लक्ष्य छोड़ना नहीं है, बल्कि अपना ध्यान और संतुष्टि डेली प्रोसेस से पाना है। लक्ष्य को एक नाव की पतवार, एक रडर की तरह देखिए। उसका काम सिर्फ दिशा दिखाना है। वो मंजिल नहीं है जिस पर हर पल नजर गड़ाए रखनी है। आपका काम है नाव चलाना, हवा को महसूस करना, लहरों को संभालना। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो वांछित परिणाम अपने आप बड़ी सहजता से आपकी ओर आता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान 42 किलोमीटर पूरे करने पर नहीं, बल्कि आज की 5 किलोमीटर की दौड़ को सही टेक्निक और सही सांसों के साथ पूरा करने पर होना चाहिए। मंजिल भूल जाओ, बस अगला कदम सही से लो। एग्जैक्टली, आपने सार पकड़ लिया। इतिहास में भी यही दिखता है। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित करने से पहले 20 साल से ज्यादा काम किया। लोग उनके अंतिम काम को देखते हैं, उस 20 साल की धीमी, अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया को नहीं। जीनियस कोई एक घटना नहीं है, ये एक लंबी, धैर्यवान प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो हम मंजिल पे ऑब्सेस हो जाते हैं और अधीर हो जाते हैं, लेकिन ये एक मामूली एहसास, इम्पेशंस, हमें अंदर से तोड़ कैसे सकता है? ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। क्या हर छोटी मोटी इम्पेशंस हमें इस गहरी इमोशनल स्पाइरल में डाल देती है? हर छोटी इम्पेशंस नहीं, लेकिन जब ये एक पैटर्न बन जाती है, तो हाँ। स्रोत इसे एक नकारात्मक भावनात्मक श्रृंखला कहते हैं, एक इमोशनल चेन रिएक्शन। ये एक ढलान की तरह है। पहली कड़ी है निराशा, फ्रस्ट्रेशन। ये तब पैदा होती है जब आपके लक्ष्य का रास्ता रुक जाता है। आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा। ये पहला संकेत है कि आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर सिर्फ परिणाम पर अटक गया है। और अगर ये फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है, तो ये गुस्से में बदल जाती है। गुस्सा इस बात का संकेत है कि आप अब भी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके रास्ते में है, लेकिन असफल हो रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिफाइड एनर्जी है, और अगर आप फिर भी उस बाधा को नहीं हटा पाते, तो इस श्रृंखला की आखिरी और सबसे खतरनाक कड़ी सामने आती है, हताशा, डिस्पेयर। हताशा का मतलब है अब आपने मान लिया है कि आप उस दीवार को कभी नहीं तोड़ सकते। आप हार मान लेते हैं, आप उस दीवार की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, और इस स्पाइरल का एंड रिजल्ट आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, एक टोटल इररिवर्सिबल फेलियर। और दुख की बात यह है कि आप वहीं फंसे रह जाते हैं जहां आप नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपने सुधार के लिए जरूरी प्रक्रिया को ही छोड़ दिया है। वाओ, मैंने ये स्पाइरल महसूस किया है। ये एक जाल जैसा है, बिल्कुल। और मुझे लगता है इस जाल का एक बड़ा हिस्सा परफेक्ट होने की चाहत से आता है। हम अक्सर परफेक्ट होने की कोशिश में अधीर हो जाते हैं, पर क्या परफेक्ट जैसा कुछ होता भी है? यही तो द परफेक्शन पैराडॉक्स है, पूर्णता का भ्रम। प्रकृति में कुछ भी स्थिर या परफेक्ट नहीं है। सब कुछ लगातार बदल रहा है, अडैप्ट कर रहा है। एक पेड़ परफेक्ट नहीं होता, वो जिंदा होता है, हर मौसम के हिसाब से खुद को बदलता है। पूर्णता का पीछा करना वास्तविकता के नियमों के खिलाफ जाना है, और यही पीड़ा का कारण बनता है। असली पूर्णता उस पल में पूरी तरह मौजूद रहने में है। लेकिन एक परफेक्शनिस्ट कभी भी वर्तमान में नहीं होता। वो या तो अतीत की गलतियों की आलोचना कर रहा होता है, या फिर भविष्य के परफेक्ट आउटकम की चिंता। वो हमेशा उस जगह होता है जहां वो नहीं है, और इसलिए वो हमेशा अधूरा महसूस करता है। लेकिन क्या ग्रेटनेस की खोज परफेक्शन के पीछे भागे बिना हो सकती है? क्या स्टीव जॉब्स जैसे लोग परफेक्शनिस्ट नहीं थे? कहीं हम गुड इनफ के चक्कर में मीडियोक्रिटी को तो बढ़ावा नहीं दे रहे? जॉब्स को परफेक्शनिज्म नहीं, बल्कि एक्सीलेंस से ऑब्सेशन था। वो प्रोसेस के हर डिटेल से प्यार करते थे। मशीन के अंदर का सर्किट बोर्ड भी सुंदर होना चाहिए, जिसे कोई देखेगा भी नहीं। ये प्रोसेस के लिए सम्मान है, ये आउटकम के डर से पैदा नहीं हुआ।
पैरालाइजिंग परफेक्शनिज्म का मतलब है अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। एक्सीलेंस का मतलब है मैं इस काम को इतनी अच्छी तरह से करना चाहता हूं जितना संभव है, क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है। एक डर से चलता है, दूसरा प्यार से। तो ये पूरा चक्र, ये अधीरता, निराशा और परफेक्शनिज्म हमें एक आंतरिक तबाही की ओर ले जाता है। आप थक चुकी हैं, खुद से निराश हैं और पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इट्स अ ब्लीक पिक्चर। तो वापसी का रास्ता क्या है? इस दरार को भरा कैसे जाए? वापसी का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। किताब का एक केंद्रीय विचार है, परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। नजरिए में बदलाव से धैर्य पैदा होता है। इसका मतलब है कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं। धैर्य स्वाभाविक रूप से तब उभरता है जब आप समय, लक्ष्य और प्रगति के साथ अपने रिश्ते को देखने का तरीका बदलते हैं। ये एक रिजल्ट है, कॉज नहीं। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो हमारी भावनाएं अपने आप बदल जाती हैं। और इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। ये जानना कि आपका आंतरिक संवाद, आपका इंटरनल डायलॉग कब वाइल्ड हो रहा है। हाँ, वो मेंटल चैटर जो नॉनस्टॉप चलता रहता है। जब हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हुई नहीं है, या उन सवालों के बारे में सोचते हैं जो पूछे नहीं गए, तो हम अपनी ऊर्जा बिखेरते हैं और वर्तमान से दूर हो जाते हैं। सिर्फ ये नोटिस करना कि मेरा दिमाग अभी भविष्य में है, आपको वापस खींच लाता है। ठीक है, तो पहला कदम है अपने इंटरनल डायलॉग को सुनना। पर कई बार तो वो इतना शोर मचाता है कि उसे सुनकर ही और बेचैनी होती है। सिर्फ जागरूक होने से क्या होगा जब तक हम उस स्थिति को स्वीकार न करें? शायद यहीं पर आपका दूसरा पॉइंट आता है। बिल्कुल। दूसरा कदम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ये स्वीकार करना कि किसी भी चीज में पूर्णता जैसी कोई अंतिम मंजिल नहीं है। लक्ष्य हमेशा इवॉल्व होते हैं। और ये भी स्वीकार करना कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती। एक बहुत ही सुंदर विचार है, प्रोग्रेस इज इन स्पीड, प्रोग्रेस इज अलाइनमेंट। प्रगति गति नहीं है, प्रगति सही दिशा में बने रहना है, भले ही आप धीरे चल रहे हों। तो धीमी प्रगति को एक विफलता के बजाय एक दवा के रूप में कैसे देखा जाए? जब आपका लक्ष्य हर पल सिर्फ उस काम पर ध्यान देना बन जाता है जो आप कर रहे हैं, तो आप हर पल सफल होते हैं। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ यह है कि आप अभी जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें, तो जब तक आप ऐसा कर रहे हैं, आप हर पल अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। इससे मन शांत होता है और आप नियंत्रण में महसूस करते हैं। सफलता अंत में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि लगातार अनुभव की जाने वाली चीज बन जाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। किताब में इसे जीवन में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी दिया है, द 4 S वर्ड्स: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। चलिए इसे अनपैक करते हैं। ये चारों सिद्धांत मिलकर काम करते हैं। पहला है सिंप्लीफाई, यानी सरल बनाएं। किसी भी बड़े डरावने काम को उसके छोटे छोटे घटकों में तोड़ें। एक किताब लिखो, डरावना है। आज एक पैराग्राफ लिखो, करने लायक है। और दूसरा है स्मॉल, छोटे हिस्से बनाना। ये मुझे समझ आया। मैंने एक बार एक किताब लिखने की कोशिश की थी। किताब लिखनी है सोचकर ही घबराहट होती थी। फिर मैंने तय किया कि रोज सिर्फ 1 पेज लिखूंगी, बस 1। और देखते देखते 3 महीने में फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया। ये स्मॉल का सटीक उदाहरण है। तीसरा है शॉर्ट, यानी कम समय। काम के लिए छोटी समय सीमा तय करें। जैसे अगर गैराज की सफाई का लक्ष्य है तो तय करें कि रोज सिर्फ 45 मिनट काम करेंगे। आप 45 मिनट तक कुछ भी झेल सकते हैं। समय पूरा होने पर आप काम बंद कर देते हैं। इससे आप बर्नआउट से बचते हैं और नियंत्रण में महसूस करते हैं। और आखिरी स्लो, यानी धीमे चलें। यह आज के हसल कल्चर में सबसे अजीब सलाह लगती है। अगर मैं धीमी हो गई तो मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल जाएगा। ये सलाह असल जिंदगी में कैसे काम कर सकती है? और शायद ये सबसे जरूरी भी है। यहां धीमे का मतलब अनप्रोडक्टिव होना नहीं है। इसका मतलब है इतनी गति से काम करना कि आप जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दे सकें। जल्दबाजी जागरूकता के बिना सिर्फ एक हरकत है। धीमे चलने का मतलब है एक्शन विद अवेयरनेस। जब आप धीमे चलते हैं तो आप प्रक्रिया से जुड़ते हैं, गलतियां कम करते हैं और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। आप ही बताइए, लंबे समय में बेहतर परिणाम किससे मिलेंगे? एक और मॉडल है DOC, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट, यानी करो, देखो, सुधारो। ये सुनने में किसी लैब एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है, जिंदगी जैसा नहीं। पर यह भावनात्मक निर्णय इमोशनल जजमेंट को प्रक्रिया से पूरी तरह हटा देता है। जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो हम खुद को आंकने लगते हैं।
मैं ये नहीं कर पाया, मैं अच्छा नहीं हूं। DOC मॉडल कहता है बस करो, डू। फिर बिना किसी जजमेंट के देखो कि क्या हुआ, ऑब्जर्व। और फिर देखो कि क्या सुधार किया जा सकता है, करेक्ट। मैं असफल हो गया सोचने के बजाय हम बस देखते हैं ये हुआ, अब क्या सुधार उपयोगी होगा। वाओ, करो देखो सुधारो, इसमें जज करो कहीं है ही नहीं। ये तो पूरा गेम चेंजर है। मतलब अपनी गलतियों को डेटा पॉइंट की तरह देखना, पर्सनल फेलियर की तरह नहीं। मैं अपनी गलती नहीं हूं। बिल्कुल। यह भावनात्मक उदासीनता, इमोशनल इंडिफरेंस के साथ प्रक्रिया में बने रहने में मदद करता है। अब वजन घटाने की यात्रा को ही देख लीजिए। लोग लक्ष्य बनाते हैं 10 किलो वजन कम करना है। जब एक हफ्ते में परिणाम नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रक्रिया पर ध्यान दें, हर बार जिम जाना, सही खाना, एक सोडा छोड़ना, ये छोटी छोटी क्रियाएं ही DOC मॉडल हैं। आपने सोडा छोड़ा, डू। आपने अच्छा महसूस किया, ऑब्जर्व। आपने इसे जारी रखने का फैसला किया, करेक्ट। आप इन छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम अपने आप आता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि शांति और संतुष्टि लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने में है। जीवन एक प्रक्रिया है, एक यात्रा। द डेस्टिनेशन इज अ मिथ। और जब हम परिणाम से अपनी आसक्ति, अपना अटैचमेंट छोड़ देते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी इच्छा को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो हम हर पल उस इच्छा को पूरा करते हैं। हर पल एक जीत बन जाता है। The fracture begins to heal. हमने ये समझा कि अपने काम को कैसे देखना है, लेकिन एक और सवाल उठता है, जब हम ये सब कर रहे हों तो हम खुद को कैसे देखें? क्या हम अपनी अधीरता, अपनी गलतियों को बिना किसी कठोर निर्णय के देख सकते हैं? और शायद यही असली अभ्यास है, सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि खुद को बिना किसी निर्णय के देखने का। सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। धीरे धीरे, शांति से, जैसे मन खुद को पहली बार धीरे से देखने का प्रयास कर रहा हो। शायद अगली यात्रा इसी दिशा में हो। कभी महसूस किया है कि हमारे दिमाग के अंदर एक जज बैठा है? एक ऐसा जज जो कभी छुट्टी पर नहीं जाता, जो हर छोटी बड़ी बात पर अपना फैसला सुनाता रहता है। तुमसे ये भी ठीक से नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। या वो सबसे खतरनाक वाली आवाज, तुम काफी नहीं हो। आज हम इसी अदृश्य जज की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये अंदर की आवाज, जिसे हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कहते हैं, चुपचाप हमारी पूरी मानसिक शक्ति को खत्म कर देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की हमारी ये चर्चा किसी गलती को सुधारने या इस आवाज को हमेशा के लिए चुप कराने के बारे में नहीं है। अच्छा। वो लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय हम ये समझेंगे कि कैसे हम खुद को देखने का अपना नजरिया ही बदल सकते हैं, बिना किसी फैसले के, बिना किसी जजमेंट के। खुद को देखना यानी साक्षी भाव, ये अपने आप में एक बहुत गहरा अनुशासन है। और द प्रैक्टिसिंग माइंड का 6वां अध्याय हमें इसी सेल्फ ऑब्जर्वेशन की कला सिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब होता कैसे है? मुझे लगता है कि हम सबने वो पल महसूस किया है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर दिमाग में एक छोटी सी, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज आती है और वहीं से पूरा खेल बिगड़ जाता है। क्या इसी की बात हो रही है? बिल्कुल। ये भटकाव या द ड्रिफ्ट बहुत ही सूक्ष्म होता है। मान लीजिए आप कोई नया काम सीख रहे हैं, शायद गिटार बजाना। ठीक है। आप एक कॉर्ड बजाने की कोशिश करती हैं और आपकी उंगलियां फिसल जाती हैं। बस उसी एक पल में वो आवाज आती है, देखा, तुमसे नहीं होगा। उफ। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक मूल्यांकन है, एक जजमेंट है। और यहीं से हमारा मन वर्तमान के अनुभव से भटककर खुद को आंकने के खेल में उलझ जाता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। एक पल हम काम कर रहे होते हैं और दूसरे पल हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन हर अनुभव को 2 हिस्सों में बांटने का आदी हो चुका है, अच्छा या बुरा, सही या गलत। एक आदत की तरह। हाँ, ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। लेकिन यही शॉर्टकट हमें अनुभव करने से रोकता है और मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। मनोविज्ञान में इन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या ANTs कहा जाता है। ANTs? ये ऐसे विचार हैं जो बिना बुलाए आते हैं और पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं। ये वो पल है जब हमारा मन एक दोस्त की तरह हमारा साथ देने के बजाय जज की कुर्सी पर बैठ जाता है। और मजे की बात यह है कि ये जज सिर्फ नकारात्मक ही नहीं होता। जब हम खुद की तारीफ करते हैं,
जैसे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं सबसे अच्छा हूँ, तभी तो हम मूल्यांकन ही कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये भी उतना ही बड़ा जाल नहीं है? ये एक बहुत जरूरी बात है। हमें लगता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक अच्छा है, लेकिन वो भी उसी जजमेंट के सिक्के का दूसरा पहलू है। चाहे हम कहें मैं बेकार हूं या मैं शानदार हूं, दोनों ही मामलों में हम खुद को एक लेवल दे रहे हैं। हम अनुभव से हटकर नतीजे पर कूद रहे हैं। थॉमस टर्नर अपनी किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि एक बार जब वो अपनी बेटियों के साथ पार्क में थे तो उनका शरीर तो वहां था, पर उनका मन कहीं और था। हाँ, अपनी आने वाली किताब के बारे में सोच रहा था। मतलब वो उस पल में मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल। और उनका मन लगातार उस पल को जज कर रहा था, ये सोचकर कि मुझे अपनी किताब पर काम करना चाहिए, ये तो समय की बर्बादी है। अरे, यहाँ तक कि अपनी बेटियों के साथ खेलना भी उनके मन के लिए खराब प्रदर्शन था, क्योंकि वो उनके असली काम से ध्यान भटका रहा था। यहाँ मन एक सीमा लांघ रहा है। वो वर्तमान में जीने वाले कर्ता से हटकर भविष्य के परिणाम से जुड़े जज में बदल रहा है। एक मिनट, आपने कहा कर्ता और जज। मनोविज्ञान में इसके लिए विटनेस फंक्शन और कंस्ट्रक्टेड सेल्फ जैसे भारी शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचिए आप ट्रैफिक में फंसी हैं। रोज की बात है। तो विटनेस फंक्शन आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो बस देख रहा है। गाड़ियां रुकी हुई हैं, हॉर्न बज रहे हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये सिर्फ तथ्य हैं, बिना किसी भावना के, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो। ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टेड सेल्फ वो कहानी है जो है खुद को सुनाते हैं। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मेरा तो दिन ही खराब है, जरूर मेरा बॉस मुझसे नाराज होगा। हाँ। ये सेल्फ यानी हमारा मैं हर अनुभव को अपनी पहचान और अपनी कहानी से जोड़ लेता है। विटनेस सिर्फ देखता है, सेल्फ कहानी बनाता है। और ये कहानी ही हमें असलियत से दूर ले जाती है। बिल्कुल। वाह, मतलब विटनेस एक कैमरा है जो सिर्फ रिकॉर्ड करता है, जबकि सेल्फ एक फिल्म डायरेक्टर है जो उस फुटेज में ड्रामा, इमोशन और एक पूरी कहानी जोड़ देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और हम अक्सर उस डायरेक्टर की फिल्म को ही सच्चाई मान लेते हैं। और जब ये डायरेक्टर बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, तब असली समस्या शुरू होती है, जिसे आपने टूटने का क्षण या द कोलैप्स पॉइंट कहा है। किताब में एक योगा छात्र का उदाहरण दिया गया है जो हैंडस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब वो गिरता है तो उसका मन चिल्लाता है, तुमसे नहीं होगा, देखो बाकी सब कितने आसानी से कर लेते हैं। और ये आवाज, हाँ, ये आवाज उसके शरीर को और सख्त कर देती है, उसकी मांसपेशियों में तनाव भर देती है और सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही रोक देती है। ये एक दुष्चक्र है, एक विशेष साइकिल। कठोर आत्मा आलोचना आपके प्रदर्शन को गिराती है, और गिरा हुआ प्रदर्शन और ज्यादा आलोचनाओं को जन्म देता है। बिल्कुल। हमारी सारी मानसिक ऊर्जा उस काम में लगने के बजाय खुद से लड़ने में बर्बाद हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जो एथलीट अपने मन में मैं हार जाऊंगा या मैं अच्छा नहीं खेल रहा जैसी नकारात्मक बातें दोहराते हैं, उनका प्रदर्शन उन लोगों से काफी खराब होता है जो सिर्फ अपनी सांसों या अपने अगले मूव पे ध्यान देते हैं। तो जजमेंट एक तरह से इसे ऐसे समझें कि जजमेंट आपके दिमाग को फ्रीज कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को जाम कर देता है। और दूसरी तरफ जब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है? तब दिमाग आजाद हो जाता है, उसे खुद से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपनी सारी ऊर्जा सीखने और सुधारने पर लगा पाता है। सो जजमेंट फ्रीजेस द माइंड, बट ऑब्जर्वेशन फ्रीज इट। एग्जैक्टली। ये इस पूरे विचार का निचोड़ है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके असर को भी देख लिया। ये दुष्चक्र वाकई में बहुत पावरफुल है, पर मेरे मन में सवाल ये है कि ये आवाज, ये इनर क्रिटिक आता कहाँ से है? क्या ये हमारा अपना ही हिस्सा है? नहीं, या हमने इसे कहीं से सीखा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और रिसर्च और मनोविज्ञान हमें बताते हैं कि अक्सर इसकी जड़ें हमारे बचपन के अनुभवों में होती हैं। अच्छा। जब हमें गलतियों के लिए शर्मिंदा किया गया या जब हमसे अवास्तविक उम्मीदें रखी गईं। माता पिता या शिक्षकों का बहुत ज्यादा आलोचनात्मक व्यवहार वयस्कों में उच्च स्तर की आत्म आलोचना से मजबूती से जुड़ा हुआ पाया गया है। मतलब बच्चा ये सीख लेता है कि प्यार और स्वीकृति पाने के लिए उसे परफेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, तो ये आवाज हमारी अपनी नहीं है बल्कि सीखी हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब हम इसे अनलर्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और पहला कदम तो यही समझना है कि ये आवाज आपकी असली पहचान नहीं है, बल्कि आपके अतीत की गूंज है। शायद किसी टीचर की या समाज की उम्मीदों की। जब आप इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानना बंद कर देते हैं, तभी आप इससे एक सुरक्षित दूरी बना सकते हैं।
वरना ये व्यवहार शर्म, डर और खुद को बचाने की एक दीवार खड़ी कर देता है। मुझे अपना वो दिन याद आ गया जब मैं एक आइकिया की कुर्सी असेंबल करने की कोशिश कर रही थी। एक पेंच गलत लग गया और मेरे दिमाग ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, तुमसे एक सीधा सा काम नहीं होता, तुम किसी काम की नहीं हो। उस कुर्सी से ज्यादा लड़ाई तो मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी। सही बात है। हम गलतियां करने से इतना डरने लगते हैं कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये अंदर की वो तबाही है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये एक ऐसी आंतरिक हिंसा है जिसे हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी नहीं। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे हर छोटी गलती पर कहे कि तुम बेकार हो, तो आप उससे रिश्ता तोड़ देंगे। बिल्कुल। फिर भी हम इस आवाज को सामान्य मानकर रोज स्वीकार कर लेते हैं। ये आलोचक हमें अवास्तविक मानकों की ओर धकेलता है, और जब हम उन पर खरे नहीं उतरते तो ये हमें नाकाफी और बेकार महसूस कराता है। ठीक है, तो अब तक की बातचीत थोड़ी निराशाजनक लग सकती है। हमें समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक पहुंच गए। अब सवाल ये है कि कोई इससे बाहर कैसे निकले, इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। क्या हमें इस आवाज से लड़ना होगा, इसे दबाना होगा? यही सबसे आम गलती है जो हम करते हैं। अच्छा। हम उस आवाज को चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे बहस करते हैं, लेकिन आप जिससे लड़ते हैं उसे और मजबूत बनाते हैं। वापसी का रास्ता लड़ने का नहीं बल्कि देखने का है। देखने का। हाँ, आलोचना को एक विचार के रूप में स्वीकार करना, लेकिन उसे सच्चाई ना मानना, उसे बस एक साक्षी की तरह देखना। जैसे रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा कोई व्यक्ति गुजरती हुई ट्रेन को देखता है बिना उसमें सवार हुए। आप जानते हैं कि ट्रेन असली है, वो गुजर रही है, लेकिन आप वो ट्रेन नहीं है। यही साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस का सार है। बिल्कुल। जज की कुर्सी से उतरकर एक शांत ऑब्जर्वर की कुर्सी पर बैठ जाना। बिल्कुल। और इस क्षेत्र में क्रिस्टिन नेफ का काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सेल्फ कंपैशन पर काफी रिसर्च की है। वो इसे 3 स्तंभों पर आधारित बताते हैं। ओके। पहला है सेल्फ काइंडनेस, यानी खुद के प्रति कठोर होने के बजाय दयालु होना, खासकर जब आप असफल हों। दूसरा शायद ही याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, दूसरा स्तंभ है कॉमन ह्यूमैनिटी। ये याद रखना कि गलतियां करना, असफल होना और दुख महसूस करना इंसान होने का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता। और तीसरा स्तंभ है माइंडफुलनेस, यानी अपनी दर्दनाक भावनाओं को संतुलित नजरिए से देखना, ना तो उन्हें दबाना और ना ही उन्हें जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ा कर देखना, बस उन्हें स्वीकार करना कि वे मौजूद हैं। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में समझूं, पहला, गलती होने पर खुद को डांटने के बजाय एक दोस्त की तरह समझाना। दूसरा, ये याद रखना कि भाई ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सब इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं। सही। और तीसरा, अपनी फीलिंग्स को ना तो इग्नोर करना, ना ही उनमें डूब जाना, बस उन्हें एक दूरी से देखना। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाने जैसा है। और द प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर इसे एक बहुत ही व्यवहारिक तकनीक भी देते हैं, DOC। हाँ, DOC। सुनने में ये किसी सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, पर है बहुत गहरा। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली मॉडल है, क्योंकि ये जजमेंट को पूरी तरह से प्रक्रिया से बाहर कर देता है। D का मतलब है डू, यानी काम करो। ओके। O का मतलब है ऑब्जर्व, यानी परिणाम को बिना किसी भावना के, बिना किसी जजमेंट के देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक डेटा देख रहा हो। और C का मतलब है करेक्ट, यानी उस डेटा के आधार पर सुधार करो। चलिए इसे उस प्रेजेंटेशन वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई प्रेजेंटेशन दी और वो अच्छी नहीं गई। ठीक है, तो आपका जज कहेगा तुम बेकार हो, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, बिल्कुल यही कहेगा। लेकिन DOC मॉडल कहता है ओके, प्रेजेंटेशन दी, अब देखते हैं क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं था, क्या मैं ज्यादा नर्वस थी, क्या मेरी स्लाइड्स कंफ्यूजिंग थी, लोगों के चेहरे पे क्या भाव थे। हाँ, ये सब सिर्फ डेटा है। अब इस डेटा के आधार पर सुधार करो। अगली बार मैं प्रैक्टिस ज्यादा करूंगी और स्लाइड्स को और सरल बनाऊंगी। वाह। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में मैं बेकार हूं या मैं असफल हो गई के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वाह, यहाँ कोई असफलता है ही नहीं, सिर्फ जानकारी है, सिर्फ फीडबैक है। एग्जैक्टली। मैं असफल हो गई की जगह सोच यह है कि ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। ये तो मानसिकता को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छी फिलॉसफी नहीं है,
न्यूरोसाइंस की रिसर्च ये बताती है कि जो लोग माइंडफुलनेस और इस तरह के साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, उनके ब्रेन में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। सच में? जी हाँ, खासकर दिमाग के उन हिस्सों में जो सीखने, भावनाओं को नियंत्रित करने और परिप्रेक्ष्य लेने से जुड़े हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये अभ्यास सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलता है। ऑब्जर्वेशन फ्रीज इट। तो खुद को बिना जज किए देखना शायद सबसे सरल और सबसे मुश्किल अभ्यासों में से एक है। ये अपने ही अनुभव के साथ एक गहरी दोस्ती करने जैसा है। अपनी कमियों को देखना और फिर भी खुद को स्वीकार करना। और सोचिए, वो सारी ऊर्जा जिसे हम खुद को आंकने में, खुद से लड़ने में बर्बाद करते हैं, अगर उसे हम सीखने, बनाने और अनुभव करने में लगा सकें तो क्या हो सकता है? सही बात है। जब मन शांत होता है, जब जज की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल जाती है, तब हम खुद को सिर्फ एक शुद्ध साक्षी के रूप में जान पाते हैं। ये अवलोकन, ये बिना जजमेंट के देखना, एक तरह की मूक मुक्ति है। ये मन के उस अंतहीन शोर से बाहर निकलने का पहला कदम है, एक साफ और शांत जगह की ओर, जहां ध्यान भटकाने वाली आवाजें कम हो और स्पष्टता ज्यादा। तो सवाल ये नहीं है कि हम इस जज को कैसे चुप कराएं, बल्कि ये है कि क्या हम जज की कुर्सी से उतरकर बस देखना शुरू कर सकते हैं? कभी महसूस किया है कि मन का शोर आपको खुद से ही दूर ले जा रहा है? आज हम मन के अंदर चलने वाले उसी शोर पर, उसी भटकाव पर बात करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को समझना नहीं है, बल्कि उस एहसास को पकड़ना है कि कैसे ये धीरे धीरे हमारी अंदर की आवाज को, हमारी अपनी सोच की क्लैरिटी को खोखला कर देता है। हमारे सामने जो किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, उसका 7वां अध्याय इसी सफर पर ले जाता है। और यही तो आज के दौर का एक अजीब सा विरोधाभास है ना। बिल्कुल। हमारे पास प्रोडक्टिविटी के लिए इतने टूल्स हैं, इतने एप्स, लाइफ हैक्स, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा थके हुए, बिखरे हुए महसूस करते हैं। किताब में लेखक ने इसे एक बिना लगाम वाला रथ कहा है। एक ऐसा मन जो ताकतवर घोड़ों की तरह भाग तो रहा है, पर उसे चलाने वाला कोई नहीं, कोई दिशा नहीं, बस भाग रहा है। तो चलिए इस मानसिक शोर को थोड़ा और खोलते हैं। ये है क्या आखिर? मेरे लिए तो ये वो अंदर की नॉन स्टॉप कमेंट्री है, वो बंदर मन जैसा कहते हैं। हाँ। कल रात मैं बस सोने ही वाला था कि मुझे 2018 की एक ईमेल याद आ गई, और फिर अगले 1 घंटे तक मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। इसका सोर्स बाहर भी है, जैसे फोन की नोटिफिकेशंस, और अंदर भी हमारा खुद को लगातार जज करते रहना। हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे किसी की पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारा दिमाग हजारों साल में एक शांत माहौल के लिए इवॉल्व हुआ था, जहाँ कभी कभार कोई खतरा आता था। सही बात है। आज उस पर हर सेकंड जानकारी की बमबारी हो रही है। हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एक तरह से गेटकीपर या फिल्टर का काम करता है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है। जब वो ओवरलोड हो जाता है तो वो बस दरवाजा खुला छोड़ देता है, मतलब फिल्टर ही काम करना बंद कर देता है। हाँ, और यही हमें अपने अंदर के 2 हिस्सों को समझना होगा। किताब के मुताबिक एक है हमारा सोचने वाला मन, द थिंकिंग सेल्फ। ये वो हिस्सा है जो हमेशा या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में। वो मीटिंग कैसी जाएगी, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। यही वो हिस्सा है जो सारा शोर पैदा करता है। यही वो सारथी है जो लगाम छोड़कर घोड़ों को कहीं भी भागने दे रहा है। और हम अनजाने में, पता भी नहीं चलता, और हम इन भागते हुए घोड़ों के पीछे चल पड़ते हैं। बिल्कुल। एक पल हम कोई जरूरी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, और अगले ही पल हम मन में किसी पुरानी बहस को दोबारा लड़ रहे होते हैं। यही लगाम हाथ से छूट जाती है। जैसे रिपोर्ट का कोई मुश्किल हिस्सा आया, मन में हल्की सी बेचैनी हुई, और दिमाग ने तुरंत एक आसान रास्ता खोजा। चलो जरा न्यूज़ देख लें, या बस 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं। और इसी पॉइंट पर किताब का सबसे गहरा और शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव विचार सामने आता है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारा ध्यान भटकता है, समस्या ये है कि हमारा लक्ष्य ही गलत है। हमारा सारा ध्यान परिणाम पर है, मतलब प्रोडक्ट पर है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर नहीं। 1 मिनट, ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ है। हमें तो हमेशा नतीजों पर, रिजल्ट्स पर फोकस करने के लिए कहा गया है। क्या ये वाकई काम करता है? मतलब बिना मंजिल की परवाह किए बस चलते रहना? इसे ऐसे समझिए, मंजिल जरूरी है, वो आपके रथ को दिशा देती है, एक पतवार की तरह। लेकिन अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ मंजिल पर रहेगा
तो आप रथ चलाने की कला पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर शोर कहाँ से आता है? वो इसी जजमेंट से आता है। क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं तेजी से काम कर रहा हूं? क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? जब लक्ष्य परिणाम से हटकर प्रक्रिया बन जाता है कि मुझे बस अभी इस एक पैराग्राफ को अच्छे से लिखना है। एग्जैक्टली तो सारा दबाव हट जाता है। आप घोड़ों को नियंत्रित करना सीखते हैं, ना कि सिर्फ दूर के पहाड़ को घूरते रहते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते तो एक पॉइंट आता है जहां अंदर का शोर इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ टूटने लगता है। वो कोलैप्स पॉइंट आ जाता है। हाँ, अंदर से वो खोखलापन महसूस होता है। इसका एक बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग, जो हम सब करने की कोशिश करते हैं। पर असल में ये मल्टीटास्किंग है ही नहीं, ये तो रैपिड टास्क स्विचिंग है। हम तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे हैं। बिल्कुल। और रिसर्च साफ बताती है कि इससे हमारी एफिशिएंसी 40% तक 40% तक गिर सकती है। इस स्विचिंग की एक कीमत होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी कहते हैं। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा थक जाता है। और टेक्नोलॉजी इस भटकाव को और बढ़ाती है। हाँ, वो हमारे दिमाग को लगातार नई नई चीजों की, नए स्टिम्युलस की आदत डाल देती है। एक तरह से हम अपने दिमाग को भटकने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस बिखराव से, इस टूटन से बचने का रास्ता क्या है फिर? इसका रास्ता है समभाव, इक्विनिमिटी। ये सिर्फ शांत रहना नहीं है, ये बिना किसी जजमेंट के जागरूक रहने की एक एक्टिव स्टेट है। तूफान के बीच में शांत खड़े रहने की क्षमता। और यहीं पर हमारे अंदर का दूसरा हिस्सा काम आता है, जिसे किताब देखने वाला मन यानी ऑब्जर्विंग सेल्फ कहती है। अच्छा, ऑब्जर्विंग सेल्फ। ये सोचने वाले मन से अलग है। ये बस चीजों को देखता है, उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कहता। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे ट्रैफिक में फंसने पर हॉर्न बजाने और गुस्सा करने के बजाय बस अपनी कार में बैठकर ये देखना कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखने वाला मन बस एक गवाह है। किताब में फूल का उदाहरण बहुत सुंदर है। एक बीज, एक अंकुर, एक कली और एक खिला हुआ फूल। ये सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। हाँ, कोई भी अवस्था दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। जब हम इस नजरिए को अपनाते हैं तो वो तुम अभी वहां नहीं पहुंचे वाला शोर अपने आप शांत होने लगता है। आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि सफर का हर कदम ही मंजिल है। और जब हम इस देखने वाले मन को भूलकर सिर्फ सोचने वाले मन को ही अपना सारथी बना लेते हैं तो अंदर एक तरह की भावनात्मक तबाही मच जाती है। किताब में वो जो निराश गोल्फर का उदाहरण है, मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक शॉट खराब हुआ और सोचने वाले मन ने तुरंत कहानी बनानी शुरू कर दी। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, सब देख रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये विचार शरीर में उतरता है। शरीर में तनाव बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, हाथ कांपने लगते हैं और जाहिर है अगला शॉट और भी ज्यादा खराब होता है। एक डाउनवर्ड स्पाइरल, एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल। रथ के घोड़े अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। तो वो अभ्यासी गोल्फर, द प्रैक्टिसिंग गोल्फर, वो क्या अलग करता है? वो इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ता है? वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यहीं पर किताब की सबसे प्रैक्टिकल तकनीक आती है, जो उन बेकाबू घोड़ों की लगाम को धीरे धीरे वापस पकड़ने का तरीका है। इसे लेखक DOC टेक्निक कहते हैं। DOC? हाँ, ये एक तरह का मानसिक एल्गोरिदम है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला अक्षर है D, डू, यानी करो। इसका मतलब है बस काम शुरू करो। जो भी काम आपके सामने है बस उसे करना शुरू कर दो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस मेहनत करते रहना ही काफी है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। लेकिन ज्यादातर लोग तो यहीं फंसते हैं। बस शुरू करो कहना आसान है, पर उस प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे लड़ें जो शुरू ही नहीं करने देता? इसका जवाब है कि शुरू करने का लक्ष्य बहुत छोटा रखें। मुझे पूरी रिपोर्ट लिखनी है, ये सोचने के बजाय सोचें मुझे बस एक वाक्य लिखना है। एक बार जब रथ चलना शुरू हो जाता है तो उसे दिशा देना आसान होता है। ठीक है। लेकिन असली बदलाव दूसरे कदम से आता है। O, ऑब्जर्व, यानी देखो। देखो मतलब अपने काम को देखो। हाँ, लेकिन सिर्फ काम को नहीं, काम करते समय अपने देखने वाले मन को जगाओ, अपने ध्यान को देखो। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, ये तय है, तो बिना किसी भावना के एक जासूस की तरह देखो कि वो कहाँ और क्यों गया। अच्छा, ये मुश्किल हिस्सा आया। तो मन ने बचने के लिए कल की चिंता पकड़ ली। मतलब अपने मन के पैटर्न्स को देखना। बिल्कुल। आप अपने मन के पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ खुद को डांटना नहीं है,
अरे यार फिर ध्यान भटक गया, ये नहीं कहना है। बिल्कुल नहीं। बस एक डिटेक्टिव की तरह देखना है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। और यहीं से तीसरा कदम आता है, सी, करेक्ट, यानी सुधारो। जब हम पकड़ते हैं कि हमारा मन भटक गया है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को कोसना। ध्यान लगाओ, तुम इतने कमजोर क्यों हो? हाँ, और इससे शोर और बढ़ता है। डीओसी तकनीक कहती है कि बहुत धीरे से और बिना खुद को कोसे अपना ध्यान वापस काम पर ले आओ। लेखक कहते हैं, जैसे एक पिल्ले को जो रास्ते से भटक गया हो, उसे उठाकर वापस रास्ते पर रख दिया जाता है, उसे लात नहीं मारी जाती। वाह, मतलब हर बार जब मैं अपना ध्यान भटकते हुए पकड़ता हूँ और उसे धीरे से वापस लाता हूँ, तो ये एक जीत है। बिल्कुल। ये इस बात की निशानी नहीं है कि मैं फेल हो रहा हूँ, बल्कि इस बात की कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। दिस इज अ गेम चेंजर। प्रिसाइसली। अगर ये 10 मिनट में 100 बार करना पड़े, तो यही अभ्यास है। हर बार ध्यान वापस लाना आपके फोकस की मांसपेशी को मजबूत करता है, आपके और आपके रथ के घोड़ों के बीच का रिश्ता मजबूत करता है। ठीक है, तो डीओसी एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसे अपनी आदत में कैसे लाएं? असल में नियंत्रण वापस पाने की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं पर एक और अनोखा विचार आता है, जानबूझकर धीमा होना, डिलिबरेटली स्लोइंग डाउन। जानबूझकर धीमा होना? हाँ, जब भी जल्दबाजी महसूस हो, जब लगे कि घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो अपने काम को और भी धीरे धीरे करने की कोशिश करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज की डेडलाइन ड्रिवन दुनिया में प्रैक्टिकल है? अगर मैं जानबूझकर धीरे काम करूं, तो मेरा बॉस तो मुझे बाहर कर देगा। ये एक पैराडॉक्स है, लेकिन ये काम करता है। जब आप जल्दबाजी में होते हैं, तो आपका सोचने वाला मन हावी होता है। आप गलतियां करते हैं, ध्यान बिखरता है और आपको काम दोबारा करना पड़ता है। सही कहा। जब आप जानबूझकर अपनी गति धीमी करते हैं, तो आप अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकने के लिए मजबूर करते हैं। आपका देखने वाला मन सक्रिय हो जाता है। आप ज्यादा फोकस से काम करते हैं, गलतियां कम होती हैं, और हैरानी की बात है कि काम ज्यादा कुशलता से और अक्सर कम समय में पूरा होता है। ये उन बेकाबू घोड़ों को थपथपाकर शांत करने जैसा है। बिल्कुल। शांत घोड़े ज्यादा दूर तक और बेहतर तरीके से चलते हैं। तो ये नियंत्रण वापस पाने की एक कला है। यहाँ लक्ष्य एक शांत मन नहीं, बल्कि एक स्थिर मन है। हाँ, एक स्थिर मन खाली नहीं होता। उसका ध्यान एक जगह टिका होता है। बिल्कुल। और इस वापसी का अभ्यास करने के लिए कुछ और ठोस तकनीकें हैं जो इस डीओसी सिस्टम को सहारा देती हैं। पहली है सांस का सहारा, द ब्रीदिंग एंकर। सांस हमेशा हमारे साथ है। वर्तमान में जब भी मन भटके, अपना ध्यान बस 1 या 2 सांस पर ले आएं। ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। एक रीसेट बटन की तरह। हाँ। दूसरी तकनीक है एक समय पर एक काम, सिंगल टास्क कमिटमेंट। ये उस कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी से बचाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। और तीसरी जो बहुत प्रैक्टिकल है, वो है माहौल का डिजाइन, एनवायरमेंटल डिजाइन। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जहां ध्यान लगाना आसान हो। हाँ, और भटकाव मुश्किल हो। फोन को दूसरे कमरे में रखना इच्छा शक्ति का सवाल नहीं है, ये समझदारी से अपने माहौल को बदलने का सवाल है। तो ये सिर्फ मेडिटेशन या पोल्फ के लिए नहीं है। इसे कोई भी अपने काम में, चाहे वो कोडिंग हो, पेंटिंग हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो, इस्तेमाल कर सकता है। हर चीज में। और सबसे जरूरी बात जिसे हमें बार बार याद रखना होगा, जब आप अपने भटकते हुए मन को पकड़ते हैं, तो ये विफलता नहीं बल्कि सफलता का क्षण है। ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़कर वापस लाना ही असली कौशल है। और अंत में एक और गहरा विरोधाभास है। सच्चा बदलाव लड़ाई से नहीं, स्वीकृति से आता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अपने मन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो अभी है, बिखरा हुआ, दौड़ता हुआ, शोर से भरा हुआ। जब हम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं, तो तनाव कम हो जाता है और बदलाव के लिए जगह बनती है। प्रतिरोध तनाव पैदा करता है, स्वीकृति बदलाव का रास्ता खोलती है। तो शायद असली आजादी मन को चुप कराने में नहीं, बल्कि उसे एक सुरक्षित जगह बनाने में है, उसके सारे शोर के बावजूद। क्या हो अगर भटकाव कोई दुश्मन न हो जिसे हराना है, बल्कि एक संकेत हो, एक सिग्नल जो हमें बता रहा है कि हमारे मन को थोड़ी और नरमी, थोड़ी और काइंडनेस की जरूरत है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह अपने ध्यान को साधना सीख जाते हैं, तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देना होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर चीज को काबू में रखने की इच्छा ने
अंदर से जकड़ लिया हो, एक ऐसी एक अदृश्य पकड़ जो जैसे सुकून छीन लेती है। ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर कोई लगातार एक रस्सी को कसता जा रहा है और सांस लेना तक मुश्किल हो रहा हो। आज की हमारी बातचीत इसी आंतरिक कश्मकश के बारे में है। हमारे सामने द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का 8वां अध्याय है और उसका सार बस इतना है, हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत को, इस बोझ को छोड़ देना। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं उल्टी सी लगने वाली बात सामने आती है। असली नियंत्रण मतलब असली संतुलन हमें तभी मिलता है जब हम नतीजों से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। ये कोई किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे साधना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुराना ज्ञान, चाहे वो डाओइज्म हो या स्टोइज्म, और आज का आधुनिक मानवविज्ञान, दोनों इसी एक नुक्ते पर आकर मिलते हैं। असली ताकत चीजों को काबू करने में नहीं, बल्कि उन्हें जाने देने के अनुशासन में है। तो इस विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए सदियों पुरानी वो रथ की मिसाल बहुत काम आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक रथ चला रहे हैं और उसे 4 बेकाबू घोड़े खींच रहे हैं। ये 4 घोड़े आपका मन है, आपकी इच्छाएं, आपके ख्याल, आपके डर, और रथ चलाने वाला सारथी आप खुद हैं। जब सारथी अनुशासनहीन होता है तो लगाम पर उसकी कोई पकड़ नहीं होती है। घोड़े यानी हमारा मन दिन भर अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बेतहाशा दौड़ते रहते हैं और आखिर में खुद को और सारथी दोनों को पूरी तरह थका देते हैं। लेखक थॉमस टर्नर अपना एक बहुत ही सच्चा अनुभव बताते हैं। एक दिन वो अपनी बेटियों के साथ घर पर थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। वजह यह कि उनका शरीर तो घर पर था, पर उनका दिमाग वो अपनी आने वाली किताब के विचारों में बुरी तरह उलझा हुआ था। वो उस बेचैन सारथी की तरह थे जिसका रथ पर कोई काबू ही नहीं था। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, उन्होंने कॉन्शियसली अपने मन की लगाम खींची। उन्होंने खुद से कहा कि किताब के बारे में सोचने का वक्त बाद में आएगा, अभी का पल बेटियों के साथ है। और वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये किया, वो सारा तनाव, वो सारी बेचैनी जैसे भाप बनकर उड़ गई। वो उस पल में वापस आ गए। और ये अनुभव हम सब ने किसी न किसी रूप में महसूस किया है ना, और उसके पीछे की वजह बहुत गहरी है। होता क्या है कि नियंत्रण की ये जरूरत कोई मामूली आदत नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की बनावट में ही शामिल है। जिंदा रहने के लिए हमारा दिमाग चाहता है कि सब कुछ हमारे काबू में हो, सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक चले। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में हैं तो हमें सुरक्षा महसूस होती है। ये एक बहुत गहरी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है वो प्रोसेस बनाम प्रोडक्ट का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है ना, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पर, तो वहां तक का सफर यानी प्रोसेस एक बोझ बन जाता है। हमें बेचैनी होती है, निराशा होती है, हम बेसब्र हो जाते हैं, बस किसी तरह जल्दी से मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कोई गिटार बजाना सीख रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक दिन स्टेज पर परफॉर्म करने पर है, यानी प्रोडक्ट पर, तो हर दिन की प्रैक्टिस, उंगलियों में होता दर्द, सुरों का ना लगना, ये सब जो प्रोसेस का हिस्सा है, उसे तकलीफ देगा। वो हर रोज सोचेगा, मैं अभी तक क्यों नहीं सीख पाया। लेकिन अगर वो अपना ध्यान सिर्फ उस दिन की प्रैक्टिस पर लगाए, हर एक कॉर्ड को सही से पकड़ने की कोशिश में खो जाए, तो वो प्रक्रिया ही उसके लिए इनाम बन जाएगी। और मजे की बात यह है कि जब प्रक्रिया मजेदार हो जाती है, तो नतीजा वो अपने आप बेहतर हो जाता है। तो ये जो नियंत्रण की इच्छा है, असल में ये वर्तमान क्षण के खिलाफ एक आंतरिक लड़ाई है। हम उस पल को स्वीकार नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे अपनी मर्जी से मोड़ने की जिद कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही हाथ से फिसलती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। इस विरोधाभास के बारे में और बताइए। यही तो नियंत्रण का विरोधाभास है, द कंट्रोल पैराडॉक्स। हम बाहरी दुनिया को, बाहरी नतीजों को नियंत्रित करने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर उतना ही ज्यादा तनाव और चिंता पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया हमारे काबू में है ही नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। ये ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। मुझे याद है, एक बार मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रही थी और बुरी तरह ट्रैफिक में फंस गई। मैं लगातार हॉर्न बजा रही थी, गुस्से में बड़बड़ा रही थी और हर उस कार वाले को कोस रही थी जो मुझसे आगे थी।
और नतीजा, ट्रैफिक तो 1 इंच नहीं हिला। लेकिन जब तक मैं मीटिंग में पहुंची, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था, पसीने छूट रहे थे और दिमाग इतना थका हुआ था कि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। मैंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश में अपना अंदरूनी कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। और बिल्कुल यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब हम किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उस रिश्ते की नींव को ही खोखला कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान काबू में नहीं रहना चाहता। असली रिश्ता और भरोसा नियंत्रण से नहीं, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने से बनता है जैसे वो हैं। कंट्रोल करने की कोशिश असल में भरोसे की कमी का संकेत है। लेकिन कई बार ये जरूरत सिर्फ एक आदत से बढ़कर होती है ना? कभी कभी ये गहरी मानसिक समस्या का रूप ले लेती है। हाँ बिल्कुल, और इसकी जड़ें अक्सर गहरे डर, पुराने सदमों या भविष्य की अनिश्चितता के खौफ में छिपी होती हैं। जिन लोगों ने अतीत में मुश्किल अनुभव झेले हैं या जिन्हें धोखा मिला है, वो अनजाने में खुद को दोबारा चोट पहुंचाने से बचाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, भले ही वो कवच उन्हें अंदर से और ज्यादा कैद कर रहा हो। तो फिर इसका हल क्या है? अगर नियंत्रण छोड़ना है तो करें क्या? मतलब असल जिंदगी में जब चीजें गलत हो रही हों तो ये कैसे तय करें कि कौन सी चीज हमारे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। मतलब ये विश्वास कि हमारी जिंदगी को कौन चला रहा है। कुछ लोगों का मानना होता है कि उनकी जिंदगी बाहरी ताकतों से चलती है, जैसे किस्मत, दूसरे लोग, हालात। जबकि कुछ का मानना है कि वे अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, मतलब इंटरनल लोकस। कुंजी हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश में नहीं है। कुंजी ये पहचानने में है कि हमारा प्रभाव असल में कहाँ है, हमारे विचारों पर, हमारे कर्मों पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर, और अपनी सारी ऊर्जा वहीं केंद्रित करने में है। बाकी सबको जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत जुटाने में है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? लेखक इसके है कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताते हैं। सबसे पहले है 4S शब्द। सिंप्लीफाई यानी सरल करें, स्मॉल छोटे हिस्सों में तोड़ें, शॉर्ट कम समय के लिए काम करें, और स्लो धीमे काम करें। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत बड़ी 200 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। ये सोचकर ही घबराहट हो सकती है ना? अब इन 4S को लागू करते हैं। पहला, सिंप्लीफाई। रिपोर्ट को सरल बनाइए, उसे 10 अलग अलग हिस्सों या चैप्टर्स में तोड़ दें। दूसरा, स्मॉल। एक बार में सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे और कुछ नहीं। तीसरा, शॉर्ट। छोटे छोटे समय के फ्रेम में काम करें। मैं सिर्फ 25 मिनट काम करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। और चौथा, स्लो। इतनी धीमी गति से काम करें कि आप जो लिख रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दे सकें, जल्दबाजी में नहीं। इस तरह वो भारी भरकम काम छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो जो नियंत्रण की बेचैनी है वो खत्म हो जाती है। और दूसरा तरीका है DOC तकनीक। ये 3 अक्षरों का एक फॉर्मूला है। डू यानी करें, ऑब्जर्व यानी देखें, और करेक्ट यानी सुधारें। पहले आप काम करते हैं, डू। फिर आप बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को अच्छा या बुरा कहे उसके नतीजे को देखते हैं, ऑब्जर्व। और फिर उस जानकारी के आधार पर आप सुधार करते हैं, करेक्ट, और फिर से कोशिश करते हैं। और ये जो ऑब्जर्व वाला हिस्सा है ना, यानी बिना जज किए देखना, ये सबसे क्रांतिकारी है। हम जिंदगी भर खुद को जज करते आए, मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे ये नहीं होगा। ये तकनीक हमें सिखाती है कि गलती जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ डेटा होता है, सिर्फ जानकारी होती है। हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, जिसका इस्तेमाल अगली कोशिश को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में भावनाएं नहीं है, सिर्फ ध्यान है। यह हमें नतीजों से भावनात्मक रूप से अलग रहते हुए प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल होना सिखाती है। तो ये तकनीकें असल में माइंडफुलनेस या सजगता का ही एक रूप हुई, वर्तमान में रहने का एक तरीका। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के एक खास अध्याय से निकली है, और ये एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से शुरू होती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे एक पठार पर आकर अटक गए हों। कोशिश तो पूरी है पर तरक्की दिखनी बंद हो गई है। और ठीक यहीं पर एक बहुत बारीक सी चीज टूटने लगती है।
प्रक्रिया पर हमारा भरोसा। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि उस भरोसे को कैसे बनाए रखें। आंतरिक स्थिरता मतलब इनर स्टेबिलिटी सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक डिसिप्लिन है। हम देखेंगे कि सदियों पुरानी फिलॉसफी से लेकर आज का न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है कि शायद मंजिल पर सबसे तेजी से पहुंचने का रास्ता है मंजिल के बारे में सोचना ही छोड़ देना। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रक्रिया पर भरोसा ये कोई नया सेल्फ हेल्प वाला आइडिया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैंने ज़ेन बौद्ध धर्म में शोशन के बारे में पढ़ा है, जिसका मतलब है बिगिनर्स माइंड। क्या ये उसी से जुड़ा है? बिल्कुल, शोशिन इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को हमेशा एक नए शिष्य जैसी उत्सुकता से करें, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं। हाँ, चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं। हर अभ्यास पहला अभ्यास है। जब आप नतीजे की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आप सिर्फ उस पल के काम में डूब जाते हैं। आप करने की सुंदरता पे ध्यान देते हैं, पाने की चिंता पर नहीं। और भरोसे की शुरुआत यहीं से होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब डेडलाइन का दबाव हो या कोई कंपटीशन हो, तब तो नतीजों को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। आप सही कह रही हैं। और इसीलिए ये विचार सिर्फ पूरब तक सीमित नहीं रहा। पश्चिम में स्टोइक दर्शन में भी इसका एक बहुत शक्तिशाली रूप मिलता है। वो इसे अमोर फाटी कहते थे। अमोर फाटी यानी भाग्य से प्रेम। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो आपके कंट्रोल में है। और हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा प्रयास, हमारा अभ्यास, हमारी प्रतिक्रिया। नतीजा नहीं। नतीजा कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसमें हजारों दूसरे फैक्टर्स होते हैं। मार्कस अरेलिस कहते थे कि जब हम नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो हम एक ऐसी आंतरिक शांति पाते हैं जिसे बाहरी दुनिया छीन नहीं सकती। एक तरह का किला बनाने जैसा। बिल्कुल, एक अभेद्य किला। तो ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में कैसे लागू होता है? मतलब आज तो ग्रोथ माइंडसेट की बहुत बात होती है। क्या ये दोनों विचार आपस में जुड़े हुए हैं? बहुत गहराई से। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का जो ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया है, वो असल में इस प्राचीन ज्ञान की एक तरह से आधुनिक नींव है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास कि हमारी काबिलियत और बुद्धिमत्ता मेहनत से विकसित हो सकती हैं। वो पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, और अगर ये विश्वास ही नहीं है कि आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप प्रक्रिया पर भरोसा कैसे करेंगे? मतलब अगर किसी का फिक्स्ड माइंडसेट है तो उसके लिए वो पठार, वो प्लेटो एक दीवार की तरह होगा। बिल्कुल। एक दीवार। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति पठार को अपनी काबिलियत की सीमा मानकर हार मान लेगा। वो सोचेगा बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उसे प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानेगा। वो जानता है कि असली विकास इसी पठार के दौरान हो रहा है, भले ही वो सतह पर दिखाई न दे। यही विश्वास हमें टिके रहने की शक्ति देता है। ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि असल मुश्किल तब होती है जब मन में शक, बोरियत और निराशा के विचार आते हैं। सिर्फ ये मानना कि मैं बेहतर हो सकती हूँ उस पल में काफी नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उन भावनाओं से कैसे निपटा जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी यानी मनोवैज्ञानिक लचीलेपन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या एसीटी का आप कह सकते हैं कि दिल है। और यही आंतरिक स्थिरता बनाने की असली चाबी है। मनोवैज्ञानिक लचीलापन, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका मतलब क्या है? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी में डूब जाना। मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ। और दूसरा, और ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, मन में उठने वाले मुश्किल विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना। अभ्यास के दौरान शक, बोरियत, चिंता, ये सब आएगा। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है उनसे लड़ना नहीं, उन्हें दबाना नहीं। तो क्या करना है? उन्हें बस आने जाने की इजाजत देना, जैसे आसमान बादलों को देता है। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा है अपने मूल्यों मतलब वैल्यूज के आधार पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहना, चाहे उस पल में आपको कैसा भी महसूस हो रहा हो। अगर आपका मूल्य है एक अच्छा संगीतकार बनना, तो आप गिटार का अभ्यास करेंगे, भले ही आपका मन कह रहा हो कि आज मजा नहीं आ रहा। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि
अपने मूल्यों के सेवक बनते हैं। इसी से जुड़ा एक विचार ऑब्जर्वर सेल्फ या साक्षी भाव का है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि हम अपने मन में चल रही बातों से अलग है। हम वो ऑब्जर्वर या साक्षी बन सकते हैं जो अपने विचारों और भावनाओं को बस देखता है, बिना उन पर कोई फैसला सुनाए। ये तो गेम चेंजर जैसा है ना? ये गेम चेंजर ही है, क्योंकि यही मनोवैज्ञानिक दूरी हमें भावनात्मक स्थिरता देती है। जब निराशा का विचार मन में आता है तो एक अस्थिर मन उस विचार के साथ एक हो जाता है और सोचता है मैं निराश हूं, मैं एक फेलियर हूं। लेकिन एक स्थिर मन जो साक्षी भाव का अभ्यास करता है वो देखता है मेरे मन में निराशा का एक विचार उठा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। हाँ, एक में आप भावना बन जाते हैं और दूसरे में आप भावना को देख रहे होते हैं। बिल्कुल, आप निराशा बन नहीं जाते, बल्कि आप उसे महसूस करने वाला एक शांत साक्षी बन जाते हैं। ये छोटा सा बदलाव हमें भावनाओं के बवंडर में बह जाने से बचाता है और यही हमें उस पठार पर खड़े रहने की ताकत देता है। ये सब दिमागी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो समझ आता है, पर मैं ये सोच रही थी कि जब मैं घंटों प्रैक्टिस करती हूँ और कुछ नहीं होता, तो क्या मेरे दिमाग में वाकई कोई बदलाव हो रहा है या मैं सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ? क्या इसका कोई ठोस शारीरिक आधार भी है? हाँ, और ये इस पूरी बातचीत का शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसका जवाब न्यूरोसाइंस में है और शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क हमारे अनुभवों, विचारों और कामों से शारीरिक रूप से बदलता है। ये पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, ये मिट्टी की तरह लचीला है। तो जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तब हम असल में अपने दिमाग को बदल रहे होते हैं। आप उसे रीवायर कर रहे होते हैं। आप सचमुच एक नया दिमाग गढ़ रहे होते हैं। हर बार जब आप गिटार का कोई कॉर्ड बजाते हैं या कोई नया शब्द दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज, मतलब नर्व पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझे, हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लंबी योजना बनाने और अनुशासन के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा है एमिगडाला जो डर और चिंता को कंट्रोल करता है। और जब हम निराश या अधीर होते हैं तो एमिगडाला हावी हो जाता होगा। ठीक समझे। एमिगडाला चिल्लाता है, खतरा, तुम फेल हो रहे हो, छोड़ दो इसे। लेकिन लगातार अभ्यास से हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित करते हैं कि वो कंट्रोल में रहे और एमिगडाला को शांत रखे। तो धैर्य का अभ्यास करके हम सचमुच अपने दिमाग के उस हिस्से को मजबूत कर रहे हैं जो धैर्य के लिए जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, ये धैर्य का न्यूरोबायोलॉजिकल आधार है। यहाँ एक बात है जो मुझे सच में हैरान करती है। न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं कि सीखना और न्यूरोप्लास्टिसिटी असल में गलतियों पर आधारित है। जब हम गलतियां करते हैं और निराश महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कुछ खास न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है जो उसे बताते हैं कि यहाँ कुछ जरूरी है, इस पर ध्यान दो और बदलो। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संकेत नहीं है, इसका एक गहरा जैविक कारण है। जब आप गलती करते हैं तो आपका दिमाग सचमुच अटेंशन देता है, उस न्यूरल रास्ते को मजबूत करने की तैयारी करता है ताकि अगली बार गलती ना हो। तो इसका मतलब वो जो विरोधाभास हमने शुरू में देखा था कि मंजिल को भूल जाओ, वो असल में हमारे दिमाग को बदलने का एक जैविक तरीका है। जब हम गलती को विफलता की तरह नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखते हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। हाँ, और इसी प्रक्रिया का एक और गहरा पहलू है माइलिनेशन। माइलिनेशन? जब हम बार बार एक ही न्यूरल रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम के एक फैट की परत चढ़ने लगती है। ये बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग जैसी होती है। अच्छा। ये सिग्नल को बहुत तेज और कुशल बनाती है। जैसे बार बार एक कच्चे रास्ते पर चलने से वो पक्का हो जाता है, वैसे ही अभ्यास से हमारा न्यूरल सर्किट पक्का और तेज हो जाता है। लेकिन इसमें समय लगता होगा, ये रातों रात तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। इस माइलिन को बनने में समय और हजारों बार दोहराव लगता है, और यही वो रहस्य है जो उस पठार के दौरान हो रहा होता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर आपके मस्तिष्क में ये माइलिनेशन की प्रक्रिया चुपचाप चल रही होती है। वाह! आपका दिमाग उस कौशल को ऑटोमेटिक बनाने के लिए वायरिंग को मजबूत कर रहा होता है। इसलिए पठार पर भरोसा करना इतना जरूरी है। सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं और ये न्यूरोसाइंस की बात जानकर तो और भी हिम्मत मिलती है। पर रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें? खासकर तब जब हम उस पठार पर फंसे हुए महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि दिमाग में कुछ हो रहा है पर महसूस कुछ नहीं होता। तब क्या करें? इसके लिए सबसे कारगर तरीका है डेलिबरेट प्रैक्टिस,
यानी सचेत अभ्यास। ये सिर्फ घंटों तक एक ही चीज को रटना नहीं है, ये एक बहुत ही फोकस्ड अभ्यास है। इसके 3 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, वो क्या है? पहला, छोटे और बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य रखना। जैसे मुझे गिटार सीखना है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसकी बजाय लक्ष्य होना चाहिए, आज मैं सिर्फ जी कॉर्ड को बिना किसी बजिंग साउंड के 10 बार साफ साफ बजाने का अभ्यास करूंगा। दूसरा, खुद को अपनी क्षमता के दायरे से थोड़ा सा बाहर धकेलना, कंफर्ट जोन से बाहर। इतना भी नहीं कि आप निराश हो जाएं, पर इतना कि आपको पूरा ध्यान लगाना पड़े। और तीसरा, तुरंत और सूचनात्मक फीडबैक लेना। खुद से या किसी और से? किसी कोच से आ सकता है, या खुद के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करके देखने से, किसी ऐप से भी। मुझे याद है जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी, 1 हफ्ते तक रिवर्स पार्किंग में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। ये वही पठार था। शायद अगर मैं इन सिद्धांतों को लागू करती तो जल्दी सीख जाती। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसी से जुड़ा एक और विचार है इटरेटिव माइंडसेट और कंपाउंडिंग की शक्ति। मतलब हर बार बस थोड़ा सा सुधार करने पर ध्यान देना, पर लगातार। ये गणित अद्भुत है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप लगभग 38 गुना बेहतर हो जाते हैं। 38 गुना? हाँ, ये दिखाता है कि तीव्रता से ज्यादा जरूरी निरंतरता है। और पठार से निपटने के लिए आपने कहा था कि हमें उसे फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। हाँ, ये असफलता बिल्कुल नहीं है। ये एक छिपे हुए विकास का चरण है। ये वो समय है जब दिमाग में कौशल व्यवस्थित हो रहे होते हैं, माइलिनेशन हो रहा होता है। इससे निपटने के लिए लेखक थॉमस टर्नर एक बहुत ही व्यवहारिक DOC टेक्निक का सुझाव देते हैं। DOC। DOC, इसका क्या मतलब है? पहला है डू, यानी करो, पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को करो। दूसरा है ऑब्जर्व, यानी देखो, एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी भावना के नतीजे को देखो। गेंद नेट के बाईं ओर लगी, ये एक ऑब्जर्वेशन है। और मैं एक भयानक खिलाड़ी हूं, ये एक जजमेंट है। बिल्कुल, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। और तीसरा है करेक्ट, यानी सुधारो। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपनी तकनीक में एक बहुत छोटा सा सुधार करो और फिर से डू के चरण पर वापस जाओ। ये डू, ऑब्जर्व, करेक्ट का चक्र हमें इमोशनली स्थिर रखता है। तो आज हमने सदियों पुरानी फिलॉसफी से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने ज़ेन के बिगिनर्स माइंड, स्टोइक्स के अमोर फाती से लेकर ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान तक को देखा। और हर ज्ञान, हर दृष्टिकोण एक ही दिशा में इशारा करता है, परिणाम से ध्यान हटाकर प्रक्रिया पर लगाना। यही आंतरिक स्थिरता और सच्ची प्रगति का मार्ग है। और ये पूरा विश्लेषण एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या लक्ष्य कभी किसी चीज को पूरा करना है, या लक्ष्य उस तरह का इंसान बनना है जो अभ्यास में बना रह सके, जो प्रक्रिया पर भरोसा कर सके? शायद असली मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि यात्रा करने का तरीका ही है। क्या हो अगर मन की शांति कोई डेस्टिनेशन न हो, बल्कि रास्ता ही हो? वो रास्ता जिस पर हम हर दिन, हर अभ्यास के साथ चलना सीखते हैं। ठीक यही। शायद असली जीत पदक जीतना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में बदलना है जो हर दिन अनुशासित होकर अभ्यास के लिए आता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार है।